जय हिंद दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के मिनरल रिसोर्स का, किस प्रकार से वर्ल्ड के मैप पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस कंट्री के पास किस प्रकार के मिनरल्स हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो जंग है वो उससे मिनरल्स के लिए ही चलती है। मतलब अगर आप पूरा जंग को उठा करके देखोगे ना, पूरा वार को, तो वार सिर्फ एक ही चीज़ की लड़ी जाती है, वो दोस्तों मिनरल होते हैं। हर देश को जो है मिनरल चाहिए, खनिज चाहिए, संसाधन चाहिए। और ये दोस्तों देश के डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने अभी देखा हाल ही के दिनों में किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप को जो है झुकाया चाइना ने, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसके पास मिनरल है। मिनरल पर रोक लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर हो गए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को जाना चाहते हैं क्योंकि मिनरल है, कोई मून पे जाना चाहता है क्योंकि मिनरल है। यानी कि पूरी दुनिया में दोस्तों जंग जो है जब मिनरल को लेकर के हो रही है और आपको मिनरल नहीं पता है तो दोस्तों ये बड़ी शर्म की बात है। तो यूपीएससी दोस्तों यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको बता दूं। यूपीएससी अक्सर देखा जाए तो नंबरिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है। यूपीएससी इंटरेस्टेड होता है कि किस देश के पास कितने रिजर्व हैं और किस देश के पास प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। ये चीज़ों के बारे में यूपीएससी पूछता है। तो चलिए आज के लेक्चर को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और हम मिनरल का लेक्चर को स्टार्ट। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दोस्तों आप देख रहे हो 27वां लेक्चर, ठीक है, यानी कि पिछले 26 लेक्चर हो चुके हैं, तो उनको भी आप देख के आइए। और दोस्तों कंप्लीट बैच यूपीएससी का मैं ले रहा हूँ 2027 के लिए, और इसमें मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, तो टेंशन मत लेना। तो दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ कि मिनरल का सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखिए। दोस्तों ओरिजिन के हिसाब से मिनरल 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एक दोस्तों नेचुरल मिनरल होते हैं, एक मैन मेड मिनरल होते हैं। नेचुरल दोस्तों वो होते हैं जो नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे जो है जिनको हम बायोटिक कहते हैं, जैसे लिविंग जो चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रूट ले लो, मीट ले लो, ठीक है। तो फ्रूट और मीट ये सब कैसे हैं? फ्रूट और मीट की अगर हम बात की जाए तो ये जो है बायोटिक है, ठीक है। और अबायोटिक की बात की जाए जो नॉन लिविंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, मेटल, ये सब कैसी हैं? ये सब अबायोटिक हैं। तो चाहे बायोटिक हो और चाहे भी जो है अबायोटिक हो, ये दोनों ही मिनरल जो है नेचुरल रिसोर्स की लिस्ट में आते हैं। ये दोनों ही नेचुरल रिसोर्स की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आता है मैन मेड। तो मैन मेड क्या होते हैं? जो रिसोर्स मैन इंसान बनाता है वो भी रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बिल्डिंग कोई बनाई, ब्रिज कोई बनाया, रोड कोई बनाए, तो ये मैन मेड रिसोर्स होते हैं। फिर दोस्तों एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कौन ख़त्म हो जाएगा, कौन ख़त्म नहीं होगा। इसके बेस पे भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो होता है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब ये दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं यानी कि ये वो पर्याप्त रिसोर्स हैं, ठीक है, जो कि दोबारा जो है इन्हें दोबारा अगर आप प्राप्त करना चाहोगे, ठीक है, तो आपको मतलब कई मिलियन ईयर्स लग जाएंगे तब जाके ये कहीं हमें दोबारा प्राप्त होते हैं। यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमें ये दोबारा रिप्लेनिश इसका नहीं होने वाला है। यानी कि ये जो है हमें दोबारा नहीं मिलने वाले हैं कई मिलियन ईयर्स तक, ठीक है। तो इनके लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स का इंतजार करना पड़ेगा और इतनी तो हमारी उम्र है ही नहीं। तो इसके लिए एग्जाम्पल जैसे फॉसिल फ्यूल, मेटल्स, ठीक है। तो ये दोस्तों फॉसिल फ्यूल हो गया, जैसे मेटल हो गया, तो ये एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आते हैं इन एग्जॉस्टिबल, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इन एग्जॉस्टिबल, इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और ये रिसोर्स दोस्तों वे होते हैं जो दोस्तों रिन्यूड किए जा सकते हैं नेचुरली, ठीक है। और एक इंसान की ज़िंदगी में अगर देखोगे तो इनको रिन्यू किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूँ तो सोलर एनर्जी प्लांट्स, तो ये दोस्तों ये सोलर एनर्जी प्लांट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा ज़िंदगी में आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया है। फिर दोस्तों ऑनरशिप के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये मिनरल जो है, अगर हम बात करें तो रिसोर्स जो है 4 प्रकार से बांटा गया है। एक दोस्तों प्राइवेट रिसोर्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटी के द्वारा जो है जिसको हासिल किया जाता है, जैसे लैंड हो गई, हाउस हो गया, व्हीकल हो गया। तो दोस्तों प्राइवेट रिसोर्स होता है, किसी व्यक्ति विशेष का अपना होता है, ठीक है। इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई। फिर मैं क्या बता रहा हूँ? फिर मैं बता रहा हूँ कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स दोस्तों आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों कम्युनिटी की ऑनरशिप जहाँ तक देखी जाती है। और ये दोस्तों एक्सेसिबल टू ऑल होते हैं, ठीक है। सभी मेंबर जो है एक साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई घास का मैदान है, ठीक है, तो उसमें गांव भर के सब लोग जो है चराने आते हैं अपने गैयाँ, ठीक है, तो उसको कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे। उसका दोस्तों होता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? जो एक कंट्री के द्वारा जो है मैनेज या गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसको ऑन किया जाता है, जैसे कोल हो गया, नेशनल हाईवे हो गया। तो ये दोस्तों जो है नेशनल रिसोर्स होते हैं। नेशनल रिसोर्स राष्ट्रीय
रिसोर्स, ठीक है। कुछ दोस्तों होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? ये दोस्तों कल अगर आपको लेक्चर मेरा याद हो, कल के लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया था कि हाई सी जो होता है, ठीक है, आउटर स्पेस जो होता है, या अंटार्कटिका हाई सी जो दोस्तों 200 नॉटिकल माइल के बाद आता है, कल के लेक्चर में पढ़ाया बेटा, पिछले लेक्चर देख के आओ। और फिर चाहे आपका आउटर स्पेस हो जो आपको पता है कि स्पेस के बाहर का एरिया, और चाहे आपका अंटार्कटिका हो, ये दोस्तों कम्युनिटी, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। यानी कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश जा सकता है, आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे चले गए मुंह फैला करके, मतलब एक इसका भी एक रेगुलेशन होता है, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों इतनी सारी बातें आपसे हो ही गई हैं, तो अब दोस्तों मिनरल रिसोर्स पे आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। मैं एक एक रिसोर्स को उठाऊंगा, ठीक है, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, और मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट उसके सोर्स बताऊंगा। जैसे पहला रिसोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको सबको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉलम किस बात के बनाएंगे? कॉलम दोस्तों हम 3 कॉलम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो अब इसमें हम करने वाले क्या हैं? तो इसमें हम भैया हवन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन बेटा नहीं करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले ऊपर डाल देंगे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट। ऐसे आप भी अपनी डायरी में कर लीजिए, ठीक है। मैं आपके साथ ही नोट्स बनाऊंगा, और आपको भी मेरे साथ नोट्स बनाना है। ये पीडीएफ कलेक्टर बनना बंद कर दीजिए, वरना कुछ ज़िंदगी में ना कर पाओगे, पकी पकाया खाना शुरू करोगे। ऐसे 3 हेडिंग लगा लो, टॉप प्रोड्यूसर और फिर टॉप रिजर्व, ठीक है, टॉप रिजर्व। तो इस प्रकार से जो है आप अपने डायरी में जो, या फिर जहाँ पे भी आप लिख रहे हो वहाँ पे ऐसे जो है आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है, और अब हम जो है लेक्चर को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आयरन ओर। तो आयरन ओर का सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आयरन ओर दिखती कैसी है, क्योंकि फ़ोटो देखना बड़ा ज़रूरी है। आयरन ओर, ठीक है। तो आयरन ओर का दोस्तों आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कई चीज़ों में होता है। किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दोस्तों आयरन ओर का बहुत योगदान होता है। मतलब आयरन ओर के बगैर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कल्पना ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आयरन ओर होती है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड में दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है, खासकर स्टील जब आप बनाते हो तो आयरन ओर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और चाहे आपको एक छोटी सी सुई बनानी हो, चाहे एक बड़ी से बड़ी मशीनरी बनानी हो, आयरन ओर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सोचिए लोहा कितना काम का है, समझ रहे हो? ये आयरन ओर की मैं बात कर रहा हूँ, लोहे की बात नहीं कर रहा हूँ। आयरन ओर दोस्तों जो है, मैं आप ऐसे समझ लीजिए, लोहे की अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। तो आयरन ओर से ही लोहा जो है निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आयरन ओर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आयरन रॉक है, ठीक है। आयरन की जो रॉक होती है कुछ ऐसी होती है, आयरन की चट्टान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, और ये आयरन रॉक है, और ठीक है। तो स्टील वगैरह बनाने में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आयरन ओर की बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। तो आयरन ओर आप समझ गए, आई थिंक आपने देख लिया होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आयरन ओर का दोस्तों सोर्स क्या है। तो इसका दोस्तों सोर्स है हेमेटाइट, ठीक है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये प्योर रूप में धरती में नहीं मिलती है, ठीक है। ये ओर्स के साथ मिलती है। ओर का मतलब दोस्तों जो मिक्सिंग होता है, ठीक है, जैसे लोहा के साथ जिसमें जो चिपका होगा जिसके साथ, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आपको रिसोर्स बता रहा हूँ जहाँ से ये निकलती है, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, इनसे जो है आयरन ओर को डिराइव किया जाता है, ठीक है। और जो हो गया लास्ट हो गया आपका सिडराइट, ठीक है। तो आयरन ओर के सोर्स क्या है? आयरन ओर के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, गोएथाइट और लाइमोनाइट और सिडराइट। दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द आयरन ओर एक्सट्रैक्शन। टॉप प्रोड्यूसर की बात की जाए तो टॉप प्रोड्यूसर इसमें है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ब्राज़ील। दोस्तों आप अगर ये सब समझ गए ना, तो आपको जियो पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया मोदी जी क्या करने जाते हैं, अंबानी वहाँ पे क्या करने जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया और चाइना हो गया, और तुम्हारा हो गया रसिया। तो ये दोस्तों मैंने जो है इसको फिल कर दिया है। आई होप आपने भी जो है इसको फिल कर लिया होगा। तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, गोथाइट और लेमोनाइट, सिडराइट। टॉप प्रोड्यूसर कौन है आयरन ओर के? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया,
चाइना, रसिया, ये दोस्तों प्रोडक्शन करते हैं, मतलब माइन कर करके बाहर निकालते हैं। लेकिन रिजर्व किसके पास है, भंडार किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, मॉरिटानिया। ठीक है, इसमें बस आप इतना याद रख लीजिए कि बस ये 2 देश जो है अलग अलग है। ठीक है, ऊपर देखोगे नहीं एक ही, ऊपर इंडिया जो है टॉप प्रोड्यूसर में आ जाता है, ठीक है, अलग से, और इधर मॉरिटानिया आ रहा है। बाकी जो है लगभग सेम ही है, टॉप प्रोड्यूसर और टॉप रिजर्व। ठीक है, तो ये आयरन ओर हो गया। और अब दोस्तों इनके हम कुछ इलाके की बात कर लेते हैं कि ये आखिर कौन कौन से इलाके जो है पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। तो इनकी दोस्तों कुछ फेमस माइनिंग सेक्टर हैं। ठीक है, अब मैं फेमस माइन की बात करने वाला हूँ आयरन ओर की और वर्ल्ड में। जैसे सबसे पहले ये माइन जिसका नाम है कराजस माइन। ठीक है, तो कराजस माइन अगर मैं आपको बताऊँ तो कराजस माइन आपकी कहाँ मिलती है, तो कराजस माइन जो है ये दोस्तों कराजस माइन है। ठीक है, ये ब्राज़ील में है। ठीक है, कराजस माइन कहाँ पे है, इसको लिख लो, ब्राज़ील। फिर हम बात करते हैं मिनास गेरिया। ठीक है, तो मिनास गेरिया जो है ये भी ब्राज़ील में है। तो ये दोस्तों ब्राज़ील की 2 माइन है, मिनास गेरिया और कराजस माइंस, इनको आप लिखते रहिए। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है पिलबरा। तो पिलबरा जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, जो दोस्तों आयरन ओर की माइनिंग के लिए एक सेंटर माना जाता है, पिलबरा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो, पिलबरा। चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना में जो है हेबेई प्रोविंस जो है जानी जाती है, हेबेई जो है चाइना में पड़ता है। ठीक है, तो ये चाइना में दोस्तों एक प्रोविंस है जो जानी जाती है आयरन ओर की माइनिंग सेंटर के लिए। हेबेई के बाद जो है अंसान, ये भी चाइना में पाया जाता है। ठीक है, ये भी माइनिंग सेक्टर है चाइना में, अंसान। ठीक है, तो अंसान जो है ये माइनिंग सेक्टर है चाइना में। उसके बाद इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो इंडिया मिलेगा आपको कियोंझार और सुंदरगढ़ में। ठीक है, तो कियोंझार और सुंदरगढ़ भारत में जो है आपको देखने को मिलेगा जहाँ से आयरन ओर निकलता है। ठीक है, कियोंझार एंड सुंदरगढ़ ये कहाँ पड़ता है, कियोंझार और सुंदरगढ़ ये आपके पड़ते हैं उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद बैलादीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है इंडिया में, बैलादीला। ठीक है, तो बैलादीला ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये भी माइनिंग सेंटर है आयरन ओर का, बैलादीला छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद जो है बेलरी दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, ये भी माइनिंग सेक्टर है आयरन ओर का, बेलरी। ठीक है, तो बेलरी जो है ये आयरन ओर का माइनिंग सेक्टर है कर्नाटक में। रसिया में बात की जाए तो रसिया में एक क्षेत्र है जिसको आपने कई बार सुना होगा, कुर्स्क। ठीक है, तो कुर्स्क जो है कुर्स्क मैग्नेटिक एनामोली, तो ये जो है आपका रसिया में पड़ता है, KMK इसको शॉर्ट में कहते हैं, कुर्स्क मैग्नेटिक एनामोली। यहाँ पे आयरन ओर सेंटर है ये रसिया का। और रसिया का एक और जगह है जहाँ से आयरन ओर निकलता है जिसका नाम है मैग्नीटोगोर्स्क। ठीक है, तो ये रसिया का एक माइनिंग सेक्टर है मैग्नीटोगोर्स्क। ठीक है, तो ये सारे जो है आयरन ओर की मैंने बातें बताई। नेक्स्ट थिंग मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है मैग्नीज। क्या नाम है, मैग्नीज। तो मैग्नीज को सबसे पहले शक्ल देखो ये होती कैसी है। ठीक है, तो मैग्नीज के बारे में हम आपको बताएं तो मैग्नीज जो है ये जो है अगर हम बात करें तो ये ऑक्साइड के रूप में धरती में पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में या सिलिकेट के रूप में अर्थ पे पाया जाता है मैग्नीज। ठीक है, ये किसके रूप में पाया जाता है, ये कॉम्बिनेशन में पाया जाता है किसी ऑक्साइड के साथ या कार्बोनेट के साथ या सिलिकेट के साथ। ठीक है, अक्सर आयरन ओर के साथ पाया जाता है। तो मैग्नीज जो है आयरन ओर के साथ भी पाया जाता है। ये 0.1% अर्थ की क्रस्ट पे है। ठीक है, और ये एक मेटल एलॉय है, इंपॉर्टेंट मेटल एलॉय है। पर्टिकुलरली स्टेनलेस स्टील में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, और ये आयरन और स्टील प्रोडक्शन में भी जो है काफ़ी रोल इसका होता है। और डिस्पोजेबल जो बैटरी होती हैं उनको बनाने में भी इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये मैग्नीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नीज के बारे में आपने देखा। अब मैग्नीज के जो है हम इम्पोर्टेंट सोर्स देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या इसके इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब इम्पोर्टेंट सोर्स पे बात करते हैं। तो दोस्तों हमने जो है लिस्ट टाइप कर दी है। मैग्नीज के जो है इम्पोर्टेंट सोर्स जो होते हैं वो दोस्तों होता है पायरोलुसाइट और ब्राउनाइट, उसके बाद हाउस माइनाइट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर कंट्री साउथ अफ्रीका, गैबोन, गाना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। टॉप रिजर्व कहाँ पे हैं, तो टॉप रिजर्व है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
ब्राज़ील, चाइना, गैबोन। तो ये दोस्तों टॉप रिजर्व और टॉप प्रोड्यूसर और इम्पोर्टेंट सोर्स मैंने बताया है मैग्नीज के। अब दोस्तों मैग्नीज के इम्पोर्टेंट जो माइनिंग सेक्टर हैं, माइनिंग सेंटर हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो माइनिंग सेंटर है जो मैग्नीज का, उसका नाम है दोस्तों किम्बरले प्लेट्यू। और किम्बरले प्लेट्यू मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है किम्बरले प्लेट्यू? किम्बरले प्लेट्यू दोस्तों पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये मैग्नीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये किम्बरले प्लेट्यू जो है ऑस्ट्रेलिया में किस लिए जाना जाता है? मैग्नीज के लिए। किम्बरले के बाद दोस्तों आ जाता है अमापा। अमापा एक माइनिंग सेक्टर है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में, अमापा। ठीक है, तो अमापा ब्राज़ील में पड़ता है और यहाँ से मैग्नीज निकलता है। और उसके बाद दोस्तों चिली में पड़ता है। ठीक है, चिली में जो है सेंट्रल चिली में आपको एक जगह मिलेगी, वहाँ पे दोस्तों जो है ये निकाला जाता है मैग्नीज को। उसके बाद चाइना में दोस्तों 2 जगह हैं, एक का नाम है हुनान है और दूसरे का नाम है दोस्तों गुइझोउ। ठीक है, तो गुइझोउ और हुनान, ये चाइना में 2 जगह हैं जहाँ से जो है मैग्नीज निकलता है। ठीक है, तो ये नाम आप नोट कर लीजिए, मैं इसीलिए टाइप कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ स्पेलिंग। उसके बाद घाना में दोस्तों एक जगह है, घाना में, जिसका नाम है सूता। ठीक है, नसूता, और ये घाना में एक जगह है। ठीक है, यहाँ से जो है माइनिंग होती है मैग्नीज की। ठीक है, नसूता इसका नाम है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैग्नीज हो गया। अब आ जाओ कॉपर पे। तो कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर दुनिया में दोस्तों मैं आपको बताऊँ, कॉपर जो है ये दोस्तों बहुत ही मतलब अच्छा कंडक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कुछ भी लेने जाएं तो कॉपर की चीज़ें ही लेते हैं। वैसे सबसे अच्छा कंडक्टर तो कौन होता है? सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो कॉपर माना जाता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, रजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है। ठीक है, तो ये कॉपर है और ये देखिए कॉपर। ठीक है, बड़ा बढ़िया जो है ये इसको कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, बिजली के तार जो है इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अर्ली एविडेंस हमें मिलते हैं अंतोलिया टर्की तरफ। ठीक है, टर्की अंतोलिया रीजन तरफ जो है सबसे पहले में एविडेंस मिले थे कॉपर के। ठीक है, तो कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग और यूटेंसिल बर्तन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये चिकुका माटा, ये जो है चुकिका माटा एक जगह है चिली में। ठीक है, तो चिली में एक जगह पड़ती है चुकिका माटा, वहाँ से दोस्तों कॉपर बहुत ही ज़्यादा निकलता है। ये चुकिका माटा की यही जगह है। ठीक है, चिली में। और दोस्तों कॉपर की अब जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये कॉपर जो है इसे देखो पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कॉपर होता है। ठीक है, तो कॉपर के सबसे पहले आप रिसोर्स देखते हैं और हम टाइप करते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कॉपर के मैंने जो है यहाँ पे आपको रिसोर्स टाइप कर दिए हैं। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर लिख दिए हैं, टॉप रिजर्व लिख दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट सोर्स दोस्तों कॉपर के क्या हैं? चाकोपाइराइट, चाकोसाइट, कोबलाइट, बोर्नाइट, टेट्राहेड्राइट, इनारगाइट। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर कौन है कॉपर के? चिली, DRC, पेरू, चाइना, रसिया। टॉप रिजर्व चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, DRC, रसिया। दोस्तों ये मैं आपसे कहाँ से दे रहा हूँ, सवाल ये भी तो उठता है ना कि मैं ऐसे तो नहीं मतलब कुछ भी बता दे रहा हूँ। दोस्तों इसके पीछे रीज़न जो है मैं आपको बता दूँ, मैं कोई ऐसा हल्के फुल्के रिसोर्स को नहीं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट रिसोर्स से ही ये सारा डाटा लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों मेरा रिसोर्स मैं जहाँ से डाटा ले रहा हूँ उसका नाम है USGS। ठीक है, USGS मिनरल कमोडिटी जो एक समरी होती है। ठीक है, मिनरल कमोडिटी समरी 2026 की यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा पब्लिश इसको किया जाता है USGS। और यहीं से मेरा ये जो है सोर्स है और यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस देश के पास क्या है। ठीक है, तो मेरा रिसोर्स यही है, मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है इंटरनेट पर सर्च करके चला आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ऑफिशियल रूप से ही दे रहा हूँ मिनरल कमोडिटी समरी। ठीक है, यहीं से मैं डेटा को उठा के लाया हुआ हूँ। तो आप समझ गए कि कॉपर जो है, कॉपर कौन कौन प्रोड्यूस करता है। आप कॉपर के दोस्तों कुछ माइनिंग सेक्टर हैं, उनको आप देख लीजिए वर्ल्ड में कहाँ पे माइनिंग होती है कॉपर की। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं चिली में। तो चिली में दोस्तों एक जगह है, अब मैं जो है ये देखिएगा, मैं आपके सामने जो है चिली की जो जगह है उनको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले चिली का एक जगह है ब्राडेन। ठीक है, उसके बाद चिली में एक जगह पड़ती है, अभी मैंने आपको बताया चुकिका माटा। ठीक है, उसके बाद चिली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है एल तेनाइट। उसके बाद दोस्तों चिली में चौथी जगह पड़ती है पोट्रे लोस। दोस्तों ये 4 जगह आप नोट कर लीजिए, सब चिली में ही पड़ती हैं।
ठीक है। सब जो है कैसे हैं, ये सब कापर के जो है सेंटर हैं, ठीक है, कापर माइनिंग के। तो इनको जो है आप नोट कर लीजिए, जो मैंने ऊपर टाइप किया है। 4 जगह हैं, 4 माइनिंग सेक्टर हैं। यूएस में दोस्तों अगर हम बात करें तो यूएस में जो है कई सारी जगह हैं जहाँ से कापर निकलता है। एक तो अजो हो गया, दूसरा बिस्बी हो गया, तीसरा जो है मोरेंसी हो गया, मोरेंसी, चौथा जो है बिंगम हो गया, पांचवा जो है बुटे हो गया, बुटे, ठीक है। बिंगम को दोस्तों ऊटा भी कहते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है ऊटा, बिंगम को ऊटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ऊटा आपने कई बार सुना होगा। बुट्टे हो गया, बुट्टे को मोंटेना कहते हैं, मोंटेना, बुट्टे को मोंटेना भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हो गया न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, और उसके बाद आपका हो गया अलास्का, ठीक है। तो इतनी सारी जगह हैं, आपने मेरे साथ नोट की होंगी। ये सब यूएस में जो है कापर माइनिंग के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। अजो, बिस्पी, मोरेंसी, बिंगम, बिंगम को ऊटा कहते हैं, बुट्टे को मोंटाना कहते हैं, न्यू मैक्सिको हो गया, उसके बाद अलास्का हो गया। तो ये सब जो है माइनिंग सेक्टर हैं, किसके, ये हैं कॉपर के। अब हम बात करते हैं पेरू में। तो पेरू में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मोरोकोचा, मोरोकोचा, यहाँ से कापर निकलता है, ठीक है, मोरोकोचा। तो ये कापर के लिए जानी जाती है, माइनिंग के लिए। चाइना में जो है कई सारी जगह हैं, जैसे डेक्सिंग, ये कहाँ पड़ती है, तो ये दोस्तों पड़ती है डेक्सिंग, जियांगाई, जियांगसी, जियांगसी प्रोविंस में जो है ये डेक्सिंग जो है जियांगसी में पड़ती है। उसके बाद यूलोंग, यूलोंग जो है ये आपका तिब्बत में पड़ता है, यूलोंग तिब्बत में पड़ता है, मेरे साथ नोट करते जाइए। फिर उसके बाद हेलोंग, हेलोंग जियांग, हेलोंग जियांग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो गया हेलोंग जियांग जो है, हो गया। इसका पूरा नाम हेलोंग जियांग दुओ, डुओ बौसान है, बौसान, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं जिनसान गोल्ड, जिनसान गोल्ड एंड कापर माइन, इन फ्यूजान, फुजियान, ठीक है। तो इतने जो है मैंने सेंटर बताए। तो आप एक बार जो है इसको देखना चाहें देख लिए, ठीक है। देखिए डेक्सिंग जो है डेक्सिंग मैंने बताया जियांगसी में, डेक्सिंग बताया जियांगसी में। उसके बाद मैंने यूलोंग बताया आपको तिब्बत में। यूलोंग के बाद मैंने बताया, क्या बताया, हिलोंग, जियांग, दुओ, बौसान, और फोर्थ मैंने आपको बताया जिनसान गोल्ड एंड कापर माइन, ये कहाँ पड़ती है, फुजियान में पड़ती है, ठीक है, चाइना में हो गया। उसके बाद डीआरसी में कुछ जगह है जहाँ से कापर निकलता है, ठीक है। और ये मेनली जो है आपको मिलेंगी हाट कटंगा, यहाँ पे जो है आपको निकलेगा, ठीक है। ये डीआरसी का है, हाट कटंगा और लुआ लाबा, ये 2 जगह हैं जहाँ से जो है कापर निकलता है, लुआ लाबा, ठीक है। तो ये कापर के जो है माइनिंग सेंटर है, ठीक है, हाट कटंगा और लुआ लाबा। तो ये जो है मैंने कापर कवर कर लिया है। और अगला जो हमारा रिसोर्स है उसका नाम है दोस्तों, एक यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, रिसोर्स कर्ज नाम से एक टर्म आता है। रिसोर्स कर्ज का मतलब ये होता है जिस कंट्री के पास ज़्यादा रिसोर्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पैसा जो है उसके डेवलपमेंट से आ रहा है, विकास से आ रहा है। सच्चाई ये होती है उसके रिसोर्स से उसका पैसा आ रहा होता है, ठीक है। और वहाँ के लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, सब जो है मिनरल के पीछे ही पड़े रहते हैं। जैसे आप देखोगे रवांडा में जो रवांडा सपोर्टेड जो M23 रिबेल ग्रुप हैं, ठीक है, तो वो डीआरसी में बवाल क्यों फैला रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि उन्हें मिनरल चाहिए, रिसोर्स चाहिए। तो जिस देश के पास जैसे रिसोर्स होते हैं उसके लिए श्राप भी माना जाता है, क्योंकि लोगों की नज़र उस पर ही रहती है और कब्जे आना सब हर कोई चाहता है, ठीक है। तो ये बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अगला हमारा दोस्तों रिसोर्स है, उसका नाम है बॉक्साइट, बॉक्साइट। और बॉक्साइट का काम क्या होता है, तो ये प्राइमरी रॉ मटेरियल है एल्युमिनियम इंडस्ट्री में। एल्युमिनियम आपको चाहिए तो बॉक्साइट आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। तो ये जो है USGS मिनरल कमोडिटी समरी 2026 की रिपोर्ट से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। एक बार फिर मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। तो ये रेडिश ब्राउन होता है बॉक्साइट, आप देख लीजिए बॉक्साइट ऐसा होता है, इससे ही एल्युमिनियम निकलती है बॉक्साइट से, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो बॉक्साइट इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में आपको बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। तो बॉक्साइट, चलिए अब जो है इसके हम कहाँ से कैसे निकलता है तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट सोर्स जो बॉक्साइट के होते हैं, मैं आप टाइप कर रहा हूँ, आप भी टाइप कीजिए।
का है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सोर्स हैं बॉक्साइट के। एक तो बॉक्साइटिस निकलती है, कोरुंडम, क्रायोलाइट, ये इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, यहाँ से बॉक्साइट निकलती है। टॉप प्रोड्यूसर की बात की जाए बॉक्साइट के तो गिनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, ये बॉक्साइट के टॉप प्रोड्यूसर हैं। टॉप रिजर्व किस देशों के पास हैं? गिनिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया के पास, जमैका के पास, ब्राज़ील के पास। अब दोस्तों हम बॉक्साइट के कुछ इंपॉर्टेंट जो माइनिंग सेक्टर हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं बॉक्साइट के, ठीक है। तो दोस्तों उसकी लिस्ट हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, तो जानना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है माइनिंग सेंटर, लेकिन जिसका अवेलेबल है उसका जानना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करने वाले हैं। अगला है दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट रिसोर्स जिसका नाम है टिन, ठीक है। तो टिन देखिए, टिन का क्या काम होता है। तो टिन को आपको पता है कि SN केमिस्ट्री में इसको डिनोट किया जाता है, आई थिंक 23 पे आता है टिन, ठीक है। तो टिन जो है और ये एक रिसोर्स है, ठीक है, टिन। तो ये देखिए ये टिन होती है, ठीक है। टिन जो है ये बहुत सी जो है एलॉय के साथ जो है इसको यूज़ किया जाता है मिला करके, ये टिन होती है, ठीक है, टिन। और ये डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब ये हुआ कि इसको बहुत ही अच्छे से तार के तरीके से खींच सकते हो, मेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, इसको चादर बना सकते हो पीट पीट करके। सिल्वरी होती है, चांदी की तरीके से होती है, जब अभी मैंने आपको दिखाया ये सिल्वरी टाइप की होती है, ठीक है। और ये पहला दोस्तों सुपर कंडक्टर था, आपको बता दूं, ठीक है। पहला सुपर कंडक्टर में से एक मानी जाती है, याद रखिएगा। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट सुपर कंडक्टर, यानी कि फर्स्ट जो सुपर कंडक्टर थे उनमें से एक जो है यही थी टिन, ठीक है। ये जो है पॉलिशिंग अदर मेटल की जो करी जाती है ना पॉलिश, तो उसमें यूज़ की जाती है और ये कोरोजन को से बचाती है, ठीक है। और ये जो है वाटर में से जो कोरोजन हो जाता है उससे जो है रजिस्ट करती है उसको, ठीक है। और ठीक है, तो ये टिन है। और टिन के बारे में दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो सिल्वरी वाइट मेटल होती है, डक्टाइल होती है, मेलेबल होती है, कोरोजन वाटर से बचाती है, रजिस्ट करती है, रजिस्ट कोरोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो चलिए अब टिन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से आपने देखा होगा जब वायरिंग की जाती है तो यही दोस्तों ये जो इसको पिघला करके सोल्जर में आपने देखा होगा इसका यूज किया जाता है, ठीक है, अगर आपने कभी किया हो। तो अब इसके इंपॉर्टेंट रिसोर्स की बात करते हैं, सोर्सेस के। तो दोस्तों मैंने आपके सामने डेटा रख दिया है, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट इसके सोर्स होते हैं कैसीटेराइट से इसको जो है कैसीटेराइट एक और होता है उससे इसको निकाला जाता है। और टॉप प्रोड्यूसर इसके हैं चाइना, इंडोनेशिया, पेरू, ब्राज़ील, DRC। और टॉप रिजर्व हैं इंडोनेशिया के पास, चाइना के पास, ब्राज़ील के पास, म्यांमार के पास, ठीक है। USGS मिनरल कमोडिटी समरी 2026 की जो रिपोर्ट होती है उससे मैं डाटा ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं बताऊँ तो अब सवाल ये उठता है कि सर इनके माइनिंग सेंटर कहीं पे वर्ल्ड में है, तो बिल्कुल है। सबसे पहले पेरू में बात करते हैं। तो पेरू में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है सान राफेल। तो सान राफेल जो है वो पेरू में पड़ता है और यहाँ से जो है आपको टिन निकाला जाता है, ठीक है। सैन राफेल, ये राफेल एक दरअसल एक पेंटर भी हुआ था, ठीक है। तो सैन राफेल जो है ये पेरू में जगह पड़ती है, माइनिंग एरिया है। पोतोसी जो है ये बोलोविया में पड़ता है, ठीक है। तो बोलोविया में जो है ये एक माइनिंग सेक्टर है पोतोसी, ठीक है। तो यहाँ से जो है निकाला जाता है टिन को। ब्राज़ील में जो दो जगह पड़ती हैं ब्राज़ील में जिसका नाम है पोतोसी, आप समझ गए, पोतोसी ये बोलीविया में है, एंडीज के पास। और ब्राज़ील में दोस्तों दो जगह पड़ती हैं ब्राज़ील में, एक है मैटो ग्रासो,
मैटो ग्रोसो, और दूसरा जगह है रोंडोनिया। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है टिन। ब्राज़ील में जो है इन दो जगह से टिन निकलता है। ठीक है, मैटो ग्रोसो और जो है रोंडोनिया, आपके ऊपर स्पेलिंग लिखी है, आप नोट कर लें। उसके बाद चाइना में दोस्तों 2-4 प्रोविंस हैं जहाँ से जो है टिन निकाला जाता है। एक है हुबई, ठीक है, हुबई। दूसरी जो है जगह का नाम है चाइना में ही सियान, ठीक है, ही सियान। तीसरी जगह जो चाइना में है उसका नाम है जियांगसा। चौथी जो जगह है चाइना में है उसका नाम है नैनलिंग सान। ठीक है, तो ये 4 जगह हैं चाइना में कुल मिलाकर के जहाँ से जो है टिन निकलता है। ठीक है, चाइना की बात करें इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में भी कुछ जगह हैं। जैसे इंडोनेशिया में पहली जगह है बंका बेलीतुंग, और उसके बाद जो है सिंकेप सुमात्रा तरफ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे रिसोर्स जो है काय के निकलते हैं, टिन के। ठीक है, तो इंडोनेशिया की 2 जगह हैं, सिंकेप और बांका बेलुतुंग। जैसे अभी मोदी जी जो है इंडोनेशिया गए हैं, तो किस लिए गए हैं? मिनरल के लिए गए हैं, रिसोर्स के लिए गए हैं। ठीक है, हालांकि और भी जो है बातें हैं, और बात हुआ ये मेन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड दोस्तों जो है, अब हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। ठीक है, सोना, तो सोना जो है आप जानते हो कि पूरी दुनिया में उसकी कीमत जो है कितनी होती है। ठीक है, सोना हर कोई चाहता है। दोस्तों सोना जो है मैं आपको बताऊं तो गोल्ड देखो सस्ता हो जाएगा कैसे, अगर मान लो दुनिया में कहीं संसाधन निकल पड़े। ठीक है, मान लो एकदम से अगर मान लो कोई रिसोर्स निकल पड़े। ठीक है, जैसे मान लो कहीं समुद्र में निकल पड़ा कि पता चला इतने कुंटल जो है नया गोल्ड हमें मिला है, तो दोस्तों सोने की कीमत आज नीचे आ जाएगी, धराशायी हो जाएगी। सोना माइन किया जाता है, गोल्ड माइन किया जाता है, आता रहता है। ठीक है, और उसकी कीमत लेकिन कंटिन्यू बढ़ रही है। उसके पीछे कारण यही है कि इसकी यूटिलिटी, मतलब देखो दोस्तों, एक होती है लिक्विडिटी क्या होती है कि जैसे करेंसी होती है। ठीक है, दोस्तों गोल्ड में खुद अपनी एक वैल्यू है। अगर आप रात में 2 बजे बीमार पड़ गए, मान लो आपको पैसा चाहिए 1 लाख 2 लाख, आप सीधा क्या कीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, उसे कह दो भैया हमारे पास गोल्ड है, ये रख लो, हमें पैसा दे दो, वो तुरंत दे देगा, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी होती है, तुरंत वो जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, तुरंत जो है लोग जानते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो गोल्ड की दोस्तों यही खास बात होती है। ठीक है, इसीलिए इतनी महंगी होती है। लेकिन याद रखिएगा जिस दिन दुनिया में जो है, क्योंकि गोल्ड जो है ना पीछे से माइन भी किया जा रहा है, और उसका मतलब ये एक प्रकार का धोखा समझ लो। ठीक है, पीछे से माइनिंग चल रही है। ठीक है, और एक दिन पता चला कोई रिसोर्स बड़ा मिल गया तो गोल्ड की कीमत नीचे आ जाएगी। हालांकि ऐसा जल्दी होगा नहीं, लेकिन मान लो कहीं इंटरप्लेनेटरी मोशन जो है सब स्टार्ट हो गया, स्पेस में कहीं मिल गया और कोई कंट्री ले आया। ठीक है, तो गोल्ड की कीमत फिर ज़्यादा बचेगी नहीं। पूरा सप्लाई एंड डिमांड का ही खेल है गोल्ड में। तो गोल्ड है, सबसे पहले गोल्ड के कॉइन भारत में किसने बड़ी मात्रा में इशू किए थे? कुषाण ने। ये बात को याद रखिएगा, कुषाण ने सबसे पहले बड़ी मात्रा में जो है कॉइन भारत में इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड के। ठीक है, तो ये ग्रेसबर्ग माइन है इंडोनेशिया में जहाँ से गोल्ड निकलता है। और इंडिया में कौन सी है? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड माइन। ठीक है, जिस पर जो है आपने देखी होगी रॉकी। ठीक है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। ठीक है, तो हो गया। अब आ जाओ देखो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप होता है ना, उसमें भी गोल्ड लगता है। गोल्ड दोस्तों स्पेस में काफ़ी जो सैटेलाइट वगैरह बनाए जाते हैं उसमें काफ़ी लगता है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड की अब हम बात करते हैं। तो गोल्ड दोस्तों एक वैल्यूएबल चीज़ है, प्रीसियस है। ठीक है, और इसको दोस्तों जो है इतना मतलब मुलायम होता है गोल्ड कि आप इसको कितना भी लंबा जो है खींच सकते हो। इसलिए जो है इसके जब कभी ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं तो इसको मिलावट करके बनाया जाता है। 24 कैरेट गोल्ड जो है प्योर माना जाता है। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाइए तो आप मार्केट में भी पूछ के लीजिए कि गोल्ड कितना प्योर है। ठीक है, जैसे आपको जो है बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, हो सकता है आपको 18 कैरेट का दे रहा हो और पैसा लगा रहा हो 24 कैरेट वाला। समझ रहे? प्योर फॉर्म में गोल्ड के गहने बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना मुलायम होता है। अब इसको इसे पकड़ोगे पता चला पाइन के नीचे लपक गया, तो इसलिए उसमें मिलावट जानबूझ के की जाती है। और आपको हो सकता है जो आपका गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, हो सकता है आपसे पैसे ओरिजिनल के ले रहा हो। जब भी आप गोल्ड या सिल्वर लें तो हमेशा याद रखें कि एक उसमें हॉलमार्क लगा होता है। उस हॉलमार्क पता किसका होता है? BIS सर्टिफाइड। तो जब भी आप गोल्ड या कुछ भी ले रहे हो तो हमेशा याद रखें कि BIS सर्टिफाइड ही लें। ये दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसका सर्टिफिकेशन जिस भी गोल्ड या सिल्वर में लगा होता है वो दोस्तों ओरिजिनल होता है। ठीक है, तो ये BIS आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी गोल्ड या सिल्वर को खरीदते समय। भारत में दोस्तों ये मानक हमेशा निर्धारित किए गए हैं, BIS सर्टिफाइड ही गोल्ड या सिल्वर खरीदें, ताकि आपको
एकदम ऑथेंटिक, और कोई भी ऊंच नीच प्राइस में नहीं होता, क्लियर कट उसमें लिखा होता है, आप वहीं से ख़रीदें। ठीक है, हॉल मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी आप आभूषण या ऑर्नामेंट को ले रहे हो उसमें BIS का सर्टिफाइड हॉलमार्क लगा होना चाहिए, BIS या, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो सर्टिफाइड दुकानें हो वहीं से जो है गोल्ड ख़रीदा करें या सिल्वर ख़रीदा करें, ताकि आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलें। हालांकि ये तो मैंने बनिया वाली बातें आपको बताई। अब जो है मुद्दे पे आ जाओ। दोस्तों साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट गोल्ड की माइन साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। ठीक है, गोल्ड दोस्तों जल्दी कोरोज नहीं होता है। ठीक है, जल्दी उसमें जंग नहीं लगती गोल्ड में। एक्सेलेंट कंडक्टिविटी होती है, मैलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, कोरोजन नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है। और मेजर प्रोड्यूसर जो गोल्ड का है वो दोस्तों साउथ अफ्रीका है। वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट माइन पाया जाता है। दोस्तों गोल्ड की जो 2 माइनिंग है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका दोस्तों ऐसे नहीं उसको लूटा गया है। ठीक है, जिसके पास कुछ होगा उसी लूटा जाएगा। तो साउथ अफ्रीका में दोस्तों 2 जगह है। एक का जगह नाम है मपोनेंग। दूसरा जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में सबूका। तो ये दोस्तों 2 जगह साउथ अफ्रीका में पड़ती हैं जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे डीपेस्ट माइनिंग है, 4 किलोमीटर अंदर तक की माइनिंग यहाँ पे पाई जाती हैं। सोचिए 4 किलोमीटर तक की डीपेस्ट माइनिंग है यहाँ पे गोल्ड की। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी। दोस्तों अब हम इम्पोर्टेंट सोर्स की बात करेंगे कि वर्ल्ड में जो है इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है गोल्ड के। तो अब गोल्ड के सोर्स, प्रोड्यूसर, रिजर्व देख लेते हैं। तो ये हमने जो है गोल्ड के इंपॉर्टेंट सोर्स की अगर बात की जाए, गोल्ड जो है चट्टानों में पाया जाता है या मिट्टी में पाया जाता है, एलुवियल डिपॉजिट में। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर गोल्ड के हैं चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US। टॉप रिजर्व किसके पास हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, रसिया के पास हैं, इंडोनेशिया के पास हैं, चाइना के पास हैं, कनाडा के पास हैं टॉप रिजर्व। ठीक है, ये USGS कमोडिटी समरी है 2026 की। ठीक है, ऑथेंटिक डेटा है। और मैं आपको बता दूं कि अब मैं टॉप जो वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं उन कंट्री की अगर मैं बात करूं तो चाइना दोस्तों नंबर 1 पे आता है। ठीक है, चाइना नंबर 1 पे गोल्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर रसिया आता है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया आता है, चौथे पे कनाडा आता है, 5वें पे USA आता है। और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कौन है सबसे बड़ा दुनिया का गोल्ड का? कंज्यूमर दोस्तों भारत है। भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया थी नहीं, सोने की चिड़िया लूटने के बाद भी आज भारत सोने की चिड़िया है। ठीक है, भारत के देश में बहुत ज़्यादा गोल्ड है, मैं आपको बता दूं, घरों में भर भर के रखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी देश का मैं बता दूं करेंसी जो प्रिंटिंग होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं तो कि भारत का जो है मिनिमम रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, तब आप गोल्ड के आधार पे जो है करेंसी को प्रिंट कर सकते हो। आपके पास एक निश्चित गोल्ड होना चाहिए। जैसे भारत का जो है अगर हम 1957 का जहाँ तक जो है मिनिमम रिजर्व रेशियो का एक कोड है जिसके हिसाब से बात की जाए तो भारत को $115 बिलियन का गोल्ड जो है मेंटेन करना पड़ता है। उसके आधार पर आप कितना भी करेंसी छाप सकते हो। मिनिमम रिजर्व आपका इतना होना चाहिए। होता तो 200 बिलियन का है, 115 बिलियन गोल्ड में है, बाकी जितना बचा हुआ उसको किसी भी कमोडिटी में मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो गोल्ड के आधार पे ही पहले गोल्ड ही दोस्तों एक्सचेंज का माध्यम हुआ करता था। ठीक है, तो गोल्ड का ही पहले निर्धारित किया जाता है। हालांकि US ने कह दिया गोल्ड लोड कुछ नहीं मिलेगा। पहले दोस्तों गोल्ड की कीमत होती थी कि एक करेंसी लेकर जाओ तो इतना गोल्ड लेकर आओ। आज गोल्ड बैक्ड होता है, लेकिन आप RBI से मांगोगे तो गोल्ड आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ RBI में नोट में क्या लिखता है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो ये गोल्ड से ही पैकिंग होती है पूरी दुनिया की करेंसी की। और ये अलग ही मतलब फ्रॉड चल रहा है। अब मैं करेंसी जो सिस्टम है ना पूरी दुनिया का जो करेंसी सिस्टम है एक प्रकार से पूरा फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है? फ्रॉड ऐसे है कि आपको पैसा दिया जाता है, पीछे से RBI जो है कोई भी देश की बैंक होती है वो पीछे से करेंसी की सप्लाई को जो है उसको बढ़ाती जाती है। और आपकी जो पैसे की कीमत है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, क्या आज से 20 साल बाद 100 रुपये की कीमत वो रहेगी? नहीं रहेगी। कीमत क्यों घट गई? हमने तो RBI से नहीं कहा कि हमारी कीमत घटा दो। घटा क्यों दी? यानी कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। यानी कि आपने हमें 100 रुपये देने का वचन दिया था, लेकिन वो वचन जो है आगे चल करके टूट गया जा करके।
बात समझिए। आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट जितनी भी दुनिया की होती है सब बेवकूफ़ बनाती है नागरिकों को, पीछे से पैसा प्रिंट करती रहती हैं। जब सप्लाई बढ़ाते जाओगे तो हमारी करेंसी की भी कीमत तो डाइल्यूट होती जाएगी। ये बहुत से मोटी बुद्धि के लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है कि हमें एक ऐसी करेंसी दी जाए जिसकी कीमत आज भी जितनी हो उसकी कीमत उतनी भी तब भी रहे। आप कहोगे सर इन्फ्लेशन का असर उस पर होगा, महंगाई तो होती है ना, मैं सब जानता हूँ, लेकिन असल करेंसी की कीमत वही होती है। अभी मैं इसका सल्यूशन बताऊंगा क्या चीज़ें इसके सल्यूशन होती हैं और कैसे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है बेवकूफ़ बनाती है अपने नागरिकों को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं सिल्वर की। ठीक है, सिल्वर, तो सिल्वर जो है देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर जो है सिल्वर माना जाता है। ठीक है, सिल्वर का अगर आप वायर ले आइए कोई भी रजिस्टिविटी लॉस नहीं होगी। वायर मतलब सबसे परफेक्ट वायर मिलेगा सिल्वर का। ठीक है, तो सिल्वर हालांकि अफोर्ड तो नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा सिल्वर या गोल्ड जब भी परचेज करें तो BIS सर्टिफाइड ही करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि उसका हॉलमार्क लगा होता है। तो दोस्तों ये सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर आपको पता है, बताने की जरूरत है ही नहीं, काश में बताएं। तो ये सिल्वर जो है सबसे अच्छी कंडक्टिविटी मानी जाती है, इसकी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब एक तरफ करंट लगाओ दूसरी तरफ फट से लगेगा जा करके। ठीक है, तो सिल्वर है। हालांकि इसका वायर तो आप खरीद नहीं पाओगे क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा आता है, मतलब अफोर्डेबल के हिसाब से, मैं महंगा नहीं कह रहा हूँ। तो सिल्वर जो है ये है। ठीक है, अब चलो सिल्वर के जो है इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था, जैसे सिल्वर के पहले बर्तन भी बनाए जाते थे, आज भी हो सकता हो, ज्वेलरी वगैरह पता ही है आपको, और डेकोरेटिव आइटम जैसे आप देखोगे सिल्वर की जैसे साड़ियाँ होती हैं उसमें सिल्वर कहीं पर चिपकाया जाता है। मिरर में, शीशे में जो है पहले सिल्वर, शीशे के सिल्वर, मतलब शीशा, मिरर जो दर्पण होता था पहले शीशे के बनते थे। सिक्के जो है पहले शीशे इसी के बनते थे। ठीक है, तो सिल्वर जो है काफ़ी पुरानी इसकी यूटिलिटी रही है। और चलिए, और सिल्वर की एक दोस्तों खास बात ये भी है कि अगर सिल्वर के आप एटम को खाओगे, नैनो लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं नैनो की बात करता हूँ 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। सिल्वर को नैनोमीटर के स्तर पे अगर आप खाओगे तो ये आपके एंटी माइक्रोबियल इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, आपके कीटाणु मार देगा पेट के। ठीक है, लेकिन सजा मत खा लेना वरना मर जाओगे। ठीक है, तो ये सिल्वर की प्रॉपर्टी होती है। और ठीक है, नेटिव फॉर्म में ये जो है एलॉय के साथ पाई जाती है, गोल्ड के साथ कभी पाई जाएगी, कभी सल्फर के साथ, कभी आर्सेनिक के साथ, कभी एंटीमनी के साथ, कभी क्लोरीन के साथ। ऐसे प्योर नहीं मिलती है, किसी के साथ चिपकी हुई मिलती है। ठीक है, फेमस सिल्वर प्रोड्यूसिंग अगर माइन की बात की जाए तो फेमस सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है, मैं आपको बताऊं तो मैक्सिको में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है प्रोवाना। ठीक है, ये मैक्सिको में एक जगह पड़ती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रोवाना। तो यहीं से सिल्वर निकलती है। ठीक है, और दूसरी जगह है मैं आपको बताऊं कैनिंगटन जो है एक जगह है, और ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है कैनिंगटन। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, कैनिंगटन जगह, ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है कैनिंगटन। ठीक है, तो यहीं से सिल्वर निकलती है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। अगली जगह है दुकात, ये आपकी रसिया में मिलेगी, रसिया से जो है ये सिल्वर निकलती है, दुकात। ठीक है, दुकात जो है, दुकात से ही सिल्वर निकलता है। ठीक है, दुकात जगह पड़ती है रसिया में, DUKAT। अगला जगह है उचू चाचुआ। ठीक है, इसका नाम क्या है, उचू चाकुआ। ठीक है, ये पेरू में पड़ती है जगह, पेरू में, तो यहाँ से सिल्वर निकलती है, पेरू में जगह है, सिल्वर निकलती है यहाँ से। फिर अगली जगह है ग्रेन्स क्रीक माइन अलास्का में पड़ती है। ठीक है, अलास्का को US को बेच दिया था रसिया ने, आज पछता रहा होगा कहीं साइड में बैठ के, क्योंकि यहाँ से जो बोलो कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स थे, और रसिया ने एक समय US को बेच दिया था अलास्का। ठीक है, तो ये अलास्का में एक जगह पड़ती है ग्रीन्स क्रीक माइन। ठीक है, अलास्का में पड़ती है, यहाँ से सिल्वर निकलती है। ठीक है, सिल्वर के अब हम प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं, कहाँ कैसे निकलता है। मैं टाइप करता हूँ, आप जो है लिखिए। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं,
चांदी हमेशा जो है रॉक में पाई जाती है, चट्टानों में, एलुवियल मिट्टी में पाई जाती है। और टॉप प्रोड्यूसर चांदी के हैं, सिल्वर के हैं मैक्सिको, पेरू, चाइना, बोलीविया, चिली। टॉप रिजर्व चांदी के किसके पास है? सिल्वर के, पेरू के पास, रसिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, चाइना के पास, पोलैंड के पास। ठीक है, मामला क्लियर। अब आ जाओ यूरेनियम पे। यूरेनियम आपको पता है कि चाहे आपको जब एटम बम बनाने की बात आती है तो यूरेनियम आपको ज़रूरत पड़ती है, या आपको जब थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना होता है, ठीक है, तब भी जो है यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यूरेनियम जो है ऐसे नहीं मिलती है। यूरेनियम के लिए आपको NSG ग्रुप का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन भारत उसका हिस्सा ना होकर भी जो है यूरेनियम भारत के पास है। उसके पीछे कारण है, भारत ने एक डील US के साथ की थी मनमोहन सिंह की सरकार में, ठीक है। तो यूरेनियम ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। यूरेनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव मेटल होता है। इसके सामने अगर आप आ जाओगे, ठीक है, ऑटोमेटिक आप मर जाओगे थोड़े दिन बाद, ठीक है। यूरेनियम ये एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप से जो है रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, और इस रेडिएशन के प्रभाव में आकर के आपकी मृत्यु हो जाएगी थोड़े समय के बाद, ठीक है। तो ये यूरेनियम होता है, और ये पूरी दुनिया में जो है कुछ ही देशों के पास है। यूरेनियम सब कोई को नहीं मिलता है, क्योंकि यूरेनियम अगर आपके पास हो गया तो आप इससे एटम बम बना सकते हो। और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जैसे जो ईरान है, ईरान जो है यूरेनियम के क्या कर रहा है? यूरेनियम दोस्तों ऐसे मिलता भी नहीं है। यूरेनियम हमेशा जो है एक और की फॉर्म में मिलता है, और नहीं कह लीजिए, मतलब अशुद्धि के रूप में मिलता है। यूरेनियम के कई आइसोटॉप होते हैं, जैसे 92 यूरेनियम 233, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में यूरेनियम के कई आइसोटॉप्स होते हैं। अगर आपको आइसोटॉप का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आइसोटॉप वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। उनको जो है आइसोटॉप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम जो है इसे नहीं मिलता है, इसके लिए जो है परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। आपको NSG ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा, और भारत उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत अपनी थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक्टिविटी को चलाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है ना कि किसी के पास अगर हो गया तो वो एटम बम बना देगा। जैसे ईरान, तो ईरान को आजा मारा कूचा काया जा रहा है, इसीलिए तो मारा जा रहा है, पूरी समस्या जड़ा है का यही बम ही तो है, वो बम बना लेगा, ठीक है। इसे भारत के ऊपर भी जो है एक समय पे ऐसे ही था 1998 तरफ, लेकिन तब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, तब जो भारत ने एटम बम बना लिया था। वरना अमेरिका जो है आज हमको भी धमकी देता, समझ रहे हो, सुबह शाम धमकी देता रहता। तो यूरेनियम आप समझ गए, यूरेनियम की जो है कहानी हो गई है। अब आप इस देखिए कैसे पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यूरेनियम की पूरी मैंने लिस्ट बना दी है। यूरेनियम के जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं वो है यूरेनाइट, जिसको हम पिच ब्लेंड भी कहते हैं, कॉफीनाइट, ऑटोनाइट, टॉर्बेनाइट। These are the important sources for the extraction of uranium, and the top producer of the world are Kazakhstan, Canada, Namibia, Australia, Uzbekistan, and the top reserve the country that hold Australia, Kazakhstan, Canada, Namibia, Russia. And if you remember few months ago, अगर आपको याद होगा तो जो कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी भारत आए हुए थे और उन्होंने यूरेनियम की डील की थी भारत के साथ, ठीक है। तो इसीलिए हुई थी, आपको याद होना चाहिए। भारत जो है कई देशों से यूरेनियम जो है इंपोर्ट करता है, और फिर उसको थर्मल पावर प्लांट के लिए जिन देशों के पास यूरेनियम होता है, और जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एसोसिएशन होती है, और वो जो है इसको मॉनिटर करती है कहीं ऐसा तो नहीं आप बम बनाने में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यूरेनियम को ऐसे नहीं दिया जाता है कि ऐसे मतलब ले जाओ यहाँ ले यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम ऐसे फ्री फंड बना मिलती है, ठीक है। और भारत के पास यूरेनियम जो है उतनी मात्रा में कहीं छोटा मोटा भले पाया जाए, ज़्यादा नहीं है।
सबसे लंबा डिपॉजिट कहाँ पे मिलता है? सबसे लंबा जो डिपॉजिट है आपको, सबसे बड़ा डिपॉजिट यूरेनियम का, पता कहाँ मिलता है? ये वो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यूरेनियम का सबसे बड़ा डिपॉजिट मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ओलंपिक डैम। ओलंपिक डैम, अजीब बात है, ओलंपिक डैम जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूरेनियम का सबसे लार्जेस्ट शेयर मिलेगा, वाइडली डिस्क्राइब्ड एज लार्जेस्ट नोन सिंगल यूरेनियम डिपॉजिट, ठीक है। तो ये जगह क्या है? ओलंपिक डैम है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। कजाकिस्तान जो है लार्जेस्ट शेयर जो है यूरेनियम का माइन से प्रोड्यूस करता है। कजाकिस्तान अभी मैंने आपको बताया। कजाकिस्तान के बाद कनाडा, कनाडा के बाद नामीबिया, नामीबिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये मैंने जो अभी आपको डेटा दिखाया है, अभी तक मैंने जो आपको डेटा दिखाया वो सब डेटा किससे थे? USGS मिनरल कमोडिटी समरी 2026 की रिपोर्ट थी। यूरेनियम का जो मैं डाटा दे रहा हूँ ये वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के द्वारा डेटा पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के द्वारा। तो मैं उसके सोर्स है ये वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, ठीक है, उसके द्वारा मैंने डाटा को कोट किया है। अब नेक्स्ट जो मिनरल है, नेक्स्ट जो रिसोर्स है उसका नाम है थोरियम, ठीक है। अब मैं क्या बात करने वाला हूँ? थोरियम की। तो थोरियम की अगर मैं बात करूँ, थोरियम दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो थोरियम ऐसा पाया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये थोरियम है, ठीक है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? थोरियम के जो है ज़्यादा कोई सोर्स के बारे में कोई ज़्यादा पता ही नहीं। थोरियम दरअसल एक प्रकार से रेयर अर्थ जो होते हैं ना, मोनोजाइट जो सैंड होती है, एक सैंड आती है मोनोजाइट सैंड जिसको कहते हैं, ठीक है, उसी से जो है थोरियम निकलता है। थोरियम भारत के केरल में पाया जाता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में, मच क्वांटिटी में, ठीक है। और थोरियम से हम प्लूटोनियम, यूरेनियम वगैरह जो है बना सकते हैं। आपको अगर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अगर याद हो तो इन्होंने 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम बताया था, ठीक है। भारत ने उसमें महारत हासिल कर लिया है। उसके द्वारा हम कर क्या सकेंगे कि भारत के पास यूरेनियम और प्लूटोनियम वगैरह नहीं है, भारत के पास क्या है? थोरियम है। थोरियम हमारे केरला में मिलती है, जो मोनाजाइट सैंड है वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो भारत के पास जब थोरियम है तो थोरियम से क्या हम प्लूटोनियम और यूरेनियम नहीं बना सकते हैं? अगर हमने बनाने में हासिल कर लिया क्षमता, तो भारत का थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसा कि भारत सरकार का जो बजट में अगर आप देखोगे, जो पिछले साल का बजट था उसमें भारत सरकार ने कहा था कि हम 2047 तक 100 गीगावाट की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाएंगे, जिसमें माइक्रो उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर ब्रीडर बनाएंगे, जिससे जो है हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो भारत की भविष्य की न्यूक्लियर एनर्जी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं तो थोरियम को यूज किया जाएगा। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का था, मैंने इस पर एक लेक्चर दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोरियम का भारत यूज करेगा। और थोरियम भारत के कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केरला में, ठीक है। और चाइना ने जो है अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल थोरियम बेस्ड मॉल्टेन साल्ट रिएक्टर जो है कमीशन किया है चाइना ने, ठीक है। थोरियम बेस्ड मोल्टेन साल्ट रिएक्टर है, फर्स्ट दुनिया का, ठीक है। ये किस जगह पे है? तो ये चाइना की एक जगह पड़ती है वुबई में, ठीक है। तो वुबई एक चाइना की जगह है, ठीक है, वहाँ पे उसने इसको कमीशन कर दिया है, ठीक है। तो चाइना ने जो है, और गांसू प्रोविंस पड़ती है, गांसू प्रोविंस, वुबई जगह है, गांसू प्रोविंस, ठीक है। अक्टूबर 2023 में जो है। और अब मैं देखता हूँ कि थोरियम आखिर पाया कहाँ कहाँ जाता है। थोरियम दोस्तों पाया जाता है, मैं आपको बता दूँ तो थोरियम के रिसोर्स पहले देखते हैं, फिर देखेंगे टॉप प्रोड्यूसर इसके कौन है। तो दोस्तों थोरियम का मैंने डेटा आपके सामने रख दिया है। ये निकाला जाता है मोनोजाइट सैंड से, थोरेनाइट से, थोराइट से। इसका कौन प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में तो इसका कोई डेटा अवेलेबल है ही नहीं। और टॉप रिजर्व की बात की जाए तो इंडिया, ब्राज़ील, US, ऑस्ट्रेलिया, चाइना इसके टॉप रिजर्व होल्ड करते हैं। और ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये USGS मिनरल कमोडिटी समरी 2026 की रिपोर्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लेड की। लेड को दोस्तों हम सीसा कहते हैं। इसका जो
केमिस्ट्री में जो नेम होता है वो आपको पता होगा पीबी होता है। इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? लेड। तो लेड देखिए, ठीक है। तो लेड अगर आप देखोगे तो बहुत ही हैवी और डेंस होता है मेटल, ठीक है, बहुत ही हैवी होता है और डेंस होता है। ये जो है बैटरी वैटरी बनाने में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, और रेडिएशन से जो है हमें बचाता है, ठीक है। शीशा जो है, जब भी कोई रेडिएशन का काम होता है तो शीशा लगाया जाता है, लेड लगाया जाता है, ठीक है। तो रेडिएशन से बचाता है, ठीक है, याद रखिएगा। केबल की जो सीथिंग होती है वो भी इसी से की जाती है। तो ये लेड है और एलॉय एलिमेंट के तौर पे यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो ये लेड है और लेड के बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी डेटा लिख देता हूँ। तो ये दोस्तों USGS मिनरल कमोडिटी समरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मैंने डेटा आपके सामने रख दिया है। इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इंपॉर्टेंट जो सोर्स हैं जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेड, तो वो मैंने रख दिया है। गैलेना, क्यूरोसाइट, एंजलसाइट, और टॉप प्रोड्यूसर जो इसके हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, USA, रसिया और ऑस्ट्रेलिया, और टॉप रिजर्व हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया, मैक्सिको, पेरू। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम दोस्तों है जिंक, ठीक है। जिंक, इसको दोस्तों जस्ता कहते हैं, ठीक है। गाँव में देहातों में तो जो है इसको जत्ता कहते हैं, ठीक है, जत्ता के बर्तन, ठीक है, जत्ता, तो जस्ता, ठीक है। तो जिंक देखिए, जिंक, और ये दोस्तों जिंक है, ये स्टील को गैल्वेनाइजेशन एक दोस्तों प्रक्रिया होती है ताकि कोरोजन को रोका जा सके। तो स्टील का जब हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, स्टील को जब हम स्टेनलेस बनाते हैं, मतलब जब हम उसको कोरोजन मतलब उसमें ना हो स्टील में, ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया करनी पड़ती है स्टील के ऊपर, जिसको हम जिंक से करते हैं, ठीक है। तो जिंक जो है इसके एलॉय बनाए जाते हैं, मिश्र धातु जिसको कहते हैं ब्रास, बैटरी में यूज होता है, और डाइटरी सप्लीमेंट में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। नहीं कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर में जिंक की कमी हो गई है, जिंक ORS पियो, ठीक है। तो मेजर प्रोड्यूसर और जिंक के जो है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, जो जस्ता कहते हैं हिंदी में, तो मैं अभी इसके लिख देता हूँ। तो ये मैंने जो है आपके सामने जिंक के जो है पूरा डेटा रख दिया है। जिंक दोस्तों ऑब्टेन किया जाता है स्फेराइट से, स्मिथोसोनाइट से, और चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मैक्सिको इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। टॉप रिजर्व जो कंट्री होल्ड करते हैं उनके नाम है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया, पेरू, मैक्सिको, ठीक है। तो जिंक हो गए, और ये रिपोर्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ फिर अगेन, USGS मिनरल कमोडिटी समरी 2026। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो रिसोर्स है उसका नाम है निकल, ठीक है, निकल। तो निकल आप देखिए, ठीक है। तो निकल जो है ये एक सिल्वरी वाइट मेटल होती है, इसका 28 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 28, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा निकल को, ठीक है। तो ये दोस्तों निकल है, ठीक है, और ये सिल्वरी कलर के आप देख सकते हो, ठीक है। एलॉय जो होते हैं ना मिश्र धातु, उनको स्ट्रॉन्ग करने में इसका यूज होता है, और स्टेनलेस स्टील में भी यूज होता है। रेजिस्टेंस कोरोजन नहीं होता है अगर ये जहाँ लग जाए, ठीक है। हाई टेम्परेचर इसका जो है हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल है, और ये अर्थ की इंटीरियर में होती है, और इसके जो है हम डेटा आपके सामने रखेंगे अभी। ये निकल है, ठीक है, निकल। तो चलिए इसका डेटा देखिए।
तो ये दोस्तों आपके सामने डेटा मैंने पुट कर दिया है। इंपॉर्टेंट सोर्स जो निकल के प्राप्त करने के होते हैं, निकिलोफेरस, लाइमोनाइट, पेंटालाइनडाइट। टॉप प्रोड्यूसर इसके हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया, कनाडा, न्यू कैलेडोनिया। दोस्तों एक काम और एडिशनल आप कर सकते हो, अपने पास एक मैप रखें, उसमें जो है ये सब फिल कर सकते हो। ठीक है, मैपिंग आप कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, मैपिंग आप इसकी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। कंट्री मैं बता ही दे रहा हूँ। टॉप रिजर्व दोस्तों इसके हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रसिया, न्यू कैलेडोनिया के पास। ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं दोस्तों। अगला नाम है हमारे पास कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट अब देखते हैं। कोबाल्ट कोबाल्ट दोस्तों 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर होता है। कोबाल्ट का यूज कहाँ होता है? कोबाल्ट दोस्तों एक हार्ड जो है सिल्वरी ग्रे मेटल होती है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने में यूज होता है एलॉय के रूप में। ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी जो बनाई जाती है ना, उसमें भी कोबाल्ट का यूज होता है। और रिचार्जेबल बैटरी बनाने में, लिथियम आयन बैटरी बनाने में। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता हो ना तो आपको बता दूं कि बैटरी बनाने में किस चीज़ का यूज होता है, किन एलिमेंट का यूज होता है कैथोड और एनोड बनाने में। यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा 2024-2025 का, देखिए जा करके। ठीक है, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आना तय मान के चलिए, हर साल लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये की कंपोनेंट है, ये जेट इंजन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुपर एलॉय के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। पिगमेंट कलर भी जो है इससे यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक एक मटेरियल है, इससे मैग्नेट भी जो है बनती है। और टॉप प्रोड्यूसर कोबाल्ट के देख लेते हैं वर्ल्ड में। दोस्तों आपके सामने डेटा मैंने पुट कर दिया है। कोबाल्ट दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट रिसोर्स जहाँ से प्राप्त किया जाता है, कोबाल्टाइट और एरिथ्राइट से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट अक्सर जो है किसी मेटल के साथ चिपका हुआ भी पाया जाता है। जैसे कोबाल्ट दोस्तों आपको मिलेगा निकल के साथ, सिल्वर के साथ, लेड के साथ, कॉपर के साथ, आयरन के साथ, इनके साथ भी पाया जा सकता है। कोबाल्ट दोस्तों प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डीआरसी है, इंडोनेशिया है, रसिया है, मेडागास्कर है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है। और टॉप रिजर्व की बात की जाए तो टॉप रिजर्व है डीआरसी के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, रसिया के पास, इंडोनेशिया के पास और फिलीपींस के पास। ठीक है, तो ये टॉप रिजर्व और टॉप प्रोड्यूसर मैंने आपको बता दिए। अगेन मैं आपको रिफॉर्म करना चाहता हूँ कि ये डेटा यूएसजीएस मिनरल कमोडिटी समरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार है। अगला दोस्तों हमारे पास जो मेटल है, रिसोर्स है, उसका नाम है लिथियम। और लिथियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आज जो है युद्ध अगर हो जाए ना तो हर कोई लिथियम पे टूट पड़ेगा। लिथियम इतना 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिथियम। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों जो है मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिथियम ये दोस्तों जो है रिचार्जेबल जो बैटरी होती है उसमें बनाने में यूज़ किया जाता है। सिल्वर वाइट मटेरियल होता है, लाइट होता है, हल्का होता है। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। रिचार्जेबल बैटरी जो बनाई जाती है उसमें यूज होता है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में इसका यूज होता है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़माना किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सबको चाहिए। समझ रहे, तो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ठीक है मूड दोस्तों जो है स्टेबलाइज करने में इसका यूज होता है। लिथियम का मूड स्टेबलाइजेशन मेडिकल पर्पज़ के लिए। लाइट वेट एलॉय होता है। ठीक है, और स्पेशली एल्युमिनियम लिथियम एलॉय के रूप में पाया जाता है। और ये वेट और मेंटेनिंग स्ट्रेंथ दोस्तों, वेट ये कम कर देता है और स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए इसके जो है इसका डेटा देख लेते हैं एक बार। इसका दोस्तों डेटा कुछ इस प्रकार से है।
दोस्तों आपके सामने डेटा मैंने पुट कर दिया है। इनके इसका इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है, इंपॉर्टेंट सोर्स जहाँ से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है दोस्तों स्पोडोमेन, लेपिडोलामाइट और पेटालाइट। टॉप प्रोड्यूसर इसके हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। टॉप रिजर्व जिसके पास है चिली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है टॉप रिजर्व, मैंने टॉप प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंट सोर्स बता दिए। और दोस्तों लिथियम ट्रायंगल के नाम से जो है 3 कंट्री जाने जाते हैं जिनका नाम है ABC। ऐसे याद कर लो, ABC लिथियम ट्रायंगल है। कैसे ABC है? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, ये लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लिथियम के जो भंडार हैं मैं आपको बताऊं, अभी सिर्फ ऐसा एस्टीमेट पता किया गया है, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं मिला नहीं है। जम्मू कश्मीर तरफ बताया जाता है कि वहाँ से जो है हमें लिथियम मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लिथियम सबको चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइटेनियम। ठीक है, आपने दोस्तों जो है टाइटेनियम आर्मी सुनी होगी, सुनी कि नहीं सुनी बताओ? हैं, अगर बालक गण हो तो ज़रूर सुनी होगी। टाइटेनियम आर्मी किसकी है? मिस्टर इंडियन हैकर की। टाइटेनियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 22। कितना होता है? 22। और हमारे सारे यूजर नेम किस नाम से हैं? शरद कटियार 22, शरद कटियार 22। मेरा हर सोशल मीडिया हैंडल का जो यूजर नेम है वो 22 है। उसके पीछे रीज़न ये है, ये मेरी बर्थ डेट है। ठीक है, तो टाइटेनियम आर्मी रिलेट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। इसमें संक्षारण नहीं होता है। जैसे दोस्तों इसका यूज पता कहाँ पे होता है? दांत जो बनाए जाते हैं ना, दांत, अगर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दांत चाहिए, ठीक है, तो वो दोस्तों मैं आपको बताऊँ प्लांट किया जाता है, समझ रहे हो, रोपा जाता है, आपके छेद करके लगाया जाता है दांत असली क्वालिटी का। जैसे मान लो आपको एक दांत टूट जाए, तो ये असली क्वालिटी का जो दांत होता है प्लांट करके जो लगाया जाता है वो दोस्तों टाइटेनियम का ही बनता है, क्योंकि उसमें कोरोजन नहीं होता है, सालों साल टिकता है अगर कामयाब हो जाए। ठीक है, तो टाइटेनियम दोस्तों जो है ये लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब तुम कुछ भी तोड़ दोगे। ठीक है, और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। और ये एरोस्पेस दोस्तों, टाइटेनियम बहुत यूज़फुल चीज़ है, टाइटेनियम भी सबको चाहिए। ठीक है, तो टाइटेनियम जो है ये लाइट वेट, हल्की होती है, मजबूत होती है, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। मेडिकल, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई। टाइटेनियम की दोस्तों हाई स्ट्रेंथ होती है वेट के मुकाबले, वेट कम स्ट्रेंथ ज़्यादा। और इसकी दोस्तों सबसे अच्छी बात ये होती है टाइटेनियम की कि बायो कंपैटिबिलिटी इसकी होती है। बायो कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होगा कि ये इम्प्लांट में बहुत यूज की जाती है। जब भी कोई भी शरीर में आपके इम्प्लांट किया जाता है, कोई चीज़ डाली जाती है, तो ये बायो के मतलब शरीर के साथ आपके अडॉप्ट कर लेती है। तो इसकी सबसे अच्छी बात दोस्तों यही है। ठीक है, बायो कंपैक्टेबल होती है, तो इसको जो है शरीर में डाला जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि नुकसान कर जाए, आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, तो टाइटेनियम होती है प्योर। ठीक है, तो ये दोस्तों ठीक है, दांत इसी के बनते हैं। और मेडिकल इम्प्लांट में इसका यूज होता है। ठीक है, और वाइट पिगमेंट पेंट में प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और चलिए अब इसको देखते हैं, इसके रिसोर्स वगैरह। ठीक है, टाइटेनियम के दोस्तों आपके सामने डेटा ये रहा। इंपॉर्टेंट सोर्स इसके हैं रूटाइल, एल्मेनाइट। टॉप प्रोड्यूसर हैं चाइना, जापान, रसिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। होमवर्क आप एक कर सकते हो, इसको मैप पे बल लो। टॉप रिजर्व इसके हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कनाडा, मोजाम्बिक। और ये इसकी जो मैं डेटा रख रहा हूँ ये USGS मिनरल कमोडिटी समरी 2026 की रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो चीज़ की मैं बात करता हूँ, ठीक है, और वो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके दम पे चाइना ने अमेरिका को झुका दिया। और उसका नाम पता क्या है? बताओ आप क्या होगा? रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये धरती पे बहुत ही रेयरली आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, ये लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, केमिकली सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे, सिमिलरिटी इनकी होगी मेटल की। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसमें हो, लेकिन ये रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। ये दोस्तों 17 जो है केमिकली सिल्वर
सिमिलरली मेटल्स होते हैं 17 17 17 17 केमिकली सिमिलर मेटल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 15 जो है लेंथेनाइट सीरीज की हैं। 15 कैसी हैं? लेंथेनाइट सीरीज की। अब लेंथेनाइट क्या होता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा लेंथेनाइट, ठीक है। तो लेंथेनाइट इसमें 15 है, और दो जो है आपके स्कैंडियम है और इट्टीरियम है, ईस्टकैंडियम और इट्टीरियम। तो 15 + 2 = 17 केमिकली सिमिलर मेटल्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस जो मैग्नेट बनाई जाती हैं, कैटलिस्ट बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाए जाते हैं, स्मार्टफोन के, टेलीविज़न के, स्क्रीन के, टरबाइन के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ग्रीन एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा यूज केस इसका है रेयर अर्थ एलिमेंट का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट की महिमा जितनी बताएं उतनी कम है, ठीक है। और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी में लीड वही देश कर पाएगा जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी इनोवेशन करोगे सब में ये ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये जो एलिमेंट होते हैं इनका मतलब ये नहीं होता है कि ये रेयर है अर्थ में, ठीक है। यहाँ पर रेयर का कुछ और ही मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है डिपॉजिट दैट कैन बी माइंड इकोनॉमिकली आर अनकॉमन, ठीक है। इसको माइंड करने का तरीका थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है, हालांकि इनका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट ही होता है, ठीक है। दोस्तों हम बात कर रहे थे रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। तो रेयर अर्थ एलिमेंट को रेयर अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने रीज़न आपको बताया है। यहाँ पे रेयर का मतलब रेयर नहीं होता है कि रेयर पे जो है बहुत दुर्लभ। यहाँ पे दुर्लभ का मतलब यहाँ पे रेयर का दो मीनिंग है, पहले समझो। पहला तो ये है कि पूरी दुनिया में आप यहाँ पे अगर मैप पे देखोगे तो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, दिख रहे हैं। दूसरा, इनको निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। पाए तो ये खूब जाते हैं, लेकिन इनको निकालना, एक्सट्रैक्शन बड़ा मुश्किल का काम है, समझ रहे हो, निकालना, और ये बिखरे हुए पूरे पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। इनका चार्ट आप देख सकते हो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, यहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट निकाले जाते हैं। बेस्ट, हालांकि आए तो बहुत से, लेकिन अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। बेस्टर्नाइट, मोनाजाइट, जीनोटाइम, लियोपोराइट, लेटराइटिक आयन, और ठीक है। टॉप प्रोड्यूसर चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, थाईलैंड। टॉप रिजर्व है चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, वियतनाम, ग्रीनलैंड, डेनमार्क के पास। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की, रिजर्व कहाँ पे है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? डेनमार्क, ग्रीनलैंड, समझ रहे हो, होशियार आदमी है वो। अब माइका की बात कर लो, माइका से मुझे कुछ और याद आ गया, ठीक है। तो माइका जो है, देखिए दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट के पीछे हर दुनिया का देश पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइका। अब माइका की बात कर लो। माइका दोस्तों जो है सिलिकेट मिनरल होता है, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और हीट रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है और हीट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंस्ट्रक्शन में, कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। और इसका डेटा मैं एक बार इकट्ठा कर देता हूँ। सो ये जो है इनका डेटा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज के हैं, मस्कोवाइट, बायोटाइट। टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील, यूएसए। टॉप रिजर्व है इंडिया, चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और टर्की के पास। तो इससे माइका की बात हो गई। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। चले जाओगे। टेंटलम नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है। टेंटलम दोस्तों है वाइडली यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और एक कैपेसिटर जो आपने देखे होंगे ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्र शायद उसको कहते हैं हिंदी में। तो कैपेसिटर बनाने में इसका यूज होता है, ठीक। कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, हर चीज़ में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। हाईली कोरोजन होता है, मतलब इसमें जल्दी कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। और ये
इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट स्टोर कर सकता है, मतलब बिजली को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए कैपेसिटर बनेगा। सीधे सी बात, कैपेसिटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी तो स्टोर होती है। हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट हैं वो इसी के बनते हैं, ठीक है। टेंटलम है। और टेंटलम जो है, अगर मैं बात करूँ कि कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके मेजर प्रोड्यूसर आप वगैरह देखिए। ठीक है। तो ये दोस्तों टेंटलम जो है प्राप्त किया जाता है कोलम्बाइट टेंटलाइट से। इसको शॉर्ट में दोस्तों कोल्टन भी कहते हैं, कोल्टन इसका नाम है। डीआरसी, नाइजीरिया, रवांडा, ब्राज़ील, चाइना टॉप प्रोड्यूसर हैं इसके, ठीक है। रवांडा, नाइजीरिया, डीआरसी, ब्राज़ील, चाइना। टॉप रिजर्व कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, ब्राज़ील में है, रसिया में है टॉप रिजर्व, ठीक है। तो ये टेंटलम हो गया। अगला दोस्तों हमारा है रिसोर्स, उसका नाम है एंटीमनी। क्या नाम है? एंटीमनी। ये दोस्तों मनी वाला मनी नहीं है, ये एंटीमनी है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 51 एंटीमनी का। ये दोस्तों कंपाउंड और एलॉय बनाने में, प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। ये दोस्तों फ्लेम रेजिस्टेंट, फ्लेम रिटार्डेंट जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनमें यूज होता है। पेंट में यूज होता है, इनेमल बनाने में यूज होता है, ग्लास और सिरेमिक की जितनी चीज़ें होती हैं उसको बनाने में यूज होता है, ठीक है। लेड में जब इसको मिला दिया जाता है एंटीमनी को, ठीक है, तो ये हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है। बैटरी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। तो ये एंटीमनी है, ठीक है। एंटीमनी आपने देख लिया। अब इसको देखिए, इसका डेटा भर देते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास डेटा आ चुका है। और एंटीमनी दोस्तों जो है स्टिबनाइट से इसका सोर्स है, जहाँ से प्राप्त किया जाता है उसको हम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी कहते हैं। टॉप प्रोड्यूसर एंटीमनी के हैं चाइना है, रसिया है, तजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। टॉप रिजर्व जो है चाइना, रसिया, बोलीविया, किर्गिस्तान, म्यांमार के पास इसके टॉप रिजर्व हैं। अगला जो हमारे पास रिसोर्स है उसका नाम है गैलियम। तो गैलियम देखिए, ठीक है, गैलियम। लाइट नहीं आ रही, चालू कर दे। अब हमारे पास दोस्तों रिजर्व है गैलियम का, ठीक है। तो गैलियम जो है आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, गैलियम जो है एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट स्ट्रेटजिक जो है मेटल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होता है गैलियम का, ठीक है। और ये बॉक्साइट और सैफलाइट के जो ओर्स होते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। बॉक्साइट और स्फेलेराइट के, और बॉक्साइट और स्फेलेराइट, ठीक है, उसमें जो है ये पाई जाती है और बाई प्रोडक्ट निकलती है। तो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है, इसका डाटा भर देता हूँ। गैलियम की बात हो रही है, गैलियम सॉफ्ट और सिल्वरी है, ठीक है।
दोस्तों ये हमारे पास डेटा आ चुका है किसका, गैलियम का। गैलियम का दोस्तों 90% जो हिस्सा जो है वो चाइना के पास है, और रसिया जो है 90% चाइना प्रोड्यूस करता है, रसिया जो है उसके बाद जापान, साउथ कोरिया, यूक्रेन। और टॉप रिजर्व किसके पास है, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगला दोस्तों हमारे पास है जर्मेनियम। जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेयर मिनरल है, ठीक है। जैसे जर्मेनाइट होता है, एर्गिरोडाइट होता है, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट किसका होता है दोस्तों, बाई प्रोडक्ट होता है जर्मेनियम जिंक कापर का, और लेड माइनिंग में जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जिंक कापर और लेड माइनिंग में, ठीक है। और कोल फ्लाई ऐश भी निकलती है जब माइनिंग होती है, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट निकलता है जिंक कॉपर और लेड की माइनिंग में। इलेक्ट्रॉनिक और सोलर पैनल के जो सेल होते हैं उसमें बनाने में यूज होता है जर्मेनियम का, सिलिकॉन और जर्मेनियम सोलर पैनल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक जो सिस्टम होता है उसमें यूज होता है, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में यूज होता है, पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट जो होते हैं, ठीक है। और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो जर्मेनियम है ये। जर्मेनियम का मुख्य रूप से आप समझ लो सोलर में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज होता है जर्मेनियम। बाई प्रोडक्ट निकलता है जिंक, कॉपर और लेड माइनिंग के, ठीक है। इसके दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले टॉप प्रोड्यूसर। तो टॉप प्रोड्यूसर इसके कौन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसका दोस्तों चाइना ही है। क्या कौन है, चाइना है, ठीक है। अदर में अगर बात किया जाए, हालांकि इसका डेटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन फिर भी जो है माना जाता है कि चाइना, यूएस, बेल्जियम, कनाडा, रसिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद जर्मनी, ठीक दोस्तों इसे मान सकते हो। हालांकि इसका डेटा मुख्यतः नहीं है, लेकिन छोटा मोटा आप मान सकते हो, ठीक है। पब्लिकली इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये भी डेटा अवेलेबल नहीं है रिसोर्स का, ठीक है। तो बस इतना ही है, टॉप प्रोड्यूसर का डेटा देख लो, जब अवेलेबल नहीं है तो पूछा भी नहीं जाएगा, आप इसे समझ लो, ठीक है। अगला दोस्तों बात है सिलिकॉन। सिलिकॉन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, अमेरिका। अमेरिका में एक जगह पड़ती है, ठीक है, वहाँ सिलिकॉन वैली है। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, सिलिकॉन का मतलब इसका आईटी से संबंध है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, बेंगलुरु में। तो सिलिकॉन वैली भारत को किसको करेंगे, तो सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईटी फील्ड के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की चिप, सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का यूज होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन है ये, ठीक है, सिलिकॉन। अब इसको देखते हैं कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वहीं से निकाला जाता है सिलिका जिसको कहते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। डेटा में क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज के क्या है, तो सिलिका का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। सिलिका में दोस्तों क्वार्ट्ज, क्वार्टजाइट, सैंड, और दोस्तों सिलिका प्राप्त किया जाता है, सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है फेल्डस्पार, माइका, क्ले से भी। टॉप प्रोड्यूसर है चाइना, 75% प्रोड्यूस करता है, ब्राज़ील, नॉर्वे। दोस्तों एक सिलिकॉन का एक और तरीका आता है जिसको कहते हैं फेरो सिलिकेट, ठीक है। तो फेरो सिलिकेट जो है वो चाइना 50%, रसिया, नॉर्वे, ब्राज़ील, ये मैंने सोचा साथ में बता दूँ। टॉप रिजर्व की बात की जाए तो लगभग हर देश में सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है, और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
बस बात वही है कि निकाल बेटा कैसे पाओगे, ठीक है। तो बड़ा मतलब अबेंडेंटली पाया जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्री में। अगला दोस्तों हमारा है टंगस्टन। टंगस्टन आपने देखा ही होगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन का चुनाव चिन्ह क्या होता है? टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो लैटिन नाम होता है वो दोस्तों वोल्फ्राम होता है, ठीक है। ठीक है, तो टंगस्टन है, बल्ब के फिलामेंट इसी से बनते हैं। बहुत ज़्यादा जो है हीट को साइन कर सकता है टंगस्टन, ठीक है। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है जितनी भी मेटल होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, टंगस्टन। तो चलिए टंगस्टन के बारे में अब मैं बात करता हूँ, ये कहाँ से निकलता है। तो इसके रिसोर्स की बात पहले करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे हैं, एक अभी मेरे पास फ़ोन आया था, ठीक है। बार बार मुझे जो है फ़ोन मत किया करें, ठीक है। जो भी लोग मेरे पास मोबाइल नंबर जिनके पास है, ठीक है, वो बार बार फ़ोन नहीं किया जाता किसी व्यक्ति के पास। और फ़ोन में पता क्या रहे हैं, फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि PW का बैच कौन सा लें। अरे भैया, PW का हम अगर प्रमोशन करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कभी भी जो है, अब पहले तो PW पे हमने वीडियो कब बनाया है, एक वीडियो नहीं हमारा PW के ऊपर है। सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन में PW का प्रोमो कोड डाल देते हैं डिस्काउंट वाला। हमारे लेक्चर जितने भी 900 लेक्चर लगभग होने जा रहे हैं, कभी आपने देखा कि हमारा किसी प्रमोशन से रिलेटेड कोई वीडियो आया हो? ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आप समझते हो? आप ज़रा करके देख लो, हम आपको चैलेंज देते हैं, करके देख लो बिना प्रमोशन के। समझ रहे हो? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा वहीं से आता है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। बाकी जिस दिन PW में काम करेंगे या मौका मिला तब देखेंगे। फ़िलहाल अभी तो मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। मतलब इस काम के लिए जो है हमसे कॉल किया जा रहा है, अजीब बेवकूफ़ आदमी है। PW का हम प्रमोशन बताएंगे, मतलब उस किससे बात कर रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि अदर जो यूट्यूबर हैं उनके तरीके से ना, ऐसा होएगा नहीं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों ये टंगस्टन है। टंगस्टन की बात करें तो सोर्स इसके हैं वोल्फ्रामाइट और सिलाइट। और उसके बाद दोस्तों टॉप प्रोड्यूसर टंगस्टन के हैं चाइना, वियतनाम, कजाकिस्तान, रसिया, नॉर्थ कोरिया। टॉप रिजर्व टंगस्टन के होते हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, वियतनाम, स्पेन के पास, ठीक है। तो टॉप रिजर्व, टॉप प्रोड्यूसर बता दिया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट दो हमारे पास रिसोर्स है, उसका नाम है टेलुरियम। टेलुरियम, ठीक है। तो टेलुरियम देखिए, और ये बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है ओर से, ठीक है। जो कॉपर और गोल्ड की जो ओर होती है ना, उनसे हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में टेलुरियम प्राप्त होता है। तो टेलुरियम दोस्तों जो है, ठीक है, इसके मेनली यूज होते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस में, ठीक है। और कैडमियम टेलुराइड, सोलर सेल और एलॉय बनाने में यूज होता है, स्टील और कॉपर वगैरह में। ऑप्टिक डिस्क, सेमीकंडक्टर, रबर वॉल्कनाइजेशन, ये बाई प्रोडक्टली जो है ड्राइव किया जाता है। किससे? बाई प्रोडक्ट ड्राइव किया जाता है अदर ओर से, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। एलॉय बनाने में यूज होता है। और थर्मो इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होती हैं उनको बनाने में यूज होता है टेलुरियम, ठीक है। टेलुरियम है। इसको दोस्तों बात करें तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ जो है इसके रिजर्व होते हैं, इसके बाद बात कर लो, कहाँ प्रोड्यूस, कहाँ रिजर्व। टेलुरियम जो है उसका टॉप प्रोड्यूसर, टॉप रिजर्व जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरी, ठीक है। चाइना, रसिया, जापान, स्वीडन, ये इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। टेलुरियम के टॉप रिजर्व हैं चाइना, रसिया, जापान, स्वीडन, उज्बेकिस्तान के पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलेनियम की, ठीक है। टेलुरियम हो गया, सेलेनियम देख लो। सेलेनियम, सेलेनियम दोस्तों जो है इसको सेल्डम भी कहते हैं। ये ओर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ओर के रूप में, किसकी ओर? तो स्टैंड अलोन, मतलब इसकी जो है एक और पाई जाती है, ठीक है। उसके साथ सेलेनियम दोस्तों एक सॉफ्टवेयर भी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेलेनियम जो है,
ठीक है, तो सेलेनियम की मैं बता रहा था, तो इसके प्रोड्यूसर जो है सेलेनियम के सल्फाइड ओर के साथ ये पाया जाता है सेलेनियम, ठीक है, सल्फाइड ओर के साथ, ठीक है, सल्फाइड ओर जैसे हो गई कापर, लेड, सिल्वर की, ठीक है, तो उसके साथ ये मिलता है। फोटोसेल्स और सोलर एप्लीकेशन में इसका यूज होता है सेलेनियम का, ठीक है, सेलेनियम। और सेलेनियम जो है इसके प्रोड्यूसर हैं चाइना, जापान, रसिया, बेल्जियम, कनाडा। और इसके जो टॉप रिजर्व हैं वो हैं चाइना, जापान, रसिया, बेल्जियम, मैक्सिको, ठीक है। तो ये टॉप प्रोड्यूसर और टॉप रिजर्व मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों है इंडियम, ठीक है। इंडियम जो है मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जिंक और लेड और के साथ जो है इंडियम आपको मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली जैसे मिनरल्स हो गए स्फेलेराइट, गलेना, ठीक है, इनमें भी आपको मिलेगा इंडियम। तो इंडियम की बात करते हैं, इंडियम, इंडियम, ठीक है, तो ये इंडियम है, ठीक है, इंडियम। और इंडियम की अगर बात की जाए, इसका यूज होता है इंडियम टिन ऑक्साइड में, जो कि ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव कोटिंग इसेंशियल है। टच स्क्रीन जो होती है ना, टच स्क्रीन, उसमें इसका यूज होता है इंडियम का, ठीक है, इंडियम। और इंडियम की अगर बात की जाए, सेमीकंडक्टर, सोल्जर वगैरह में भी इसका यूज होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो इसको पिघला कर किसी में चिपकाने में मतलब यूज हो सकता है, जैसे नहीं होता है टाँके रखे जाते हैं उसी में। ये दोस्तों बाई प्रोडक्ट होता है जिंक प्रोसेसिंग का, जिंक प्रोसेसिंग जब होती है उसी में निकलता है, ठीक है। तो इसके टॉप प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है, साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के बाद हो गया जापान, जापान के बाद आपका हो गया कनाडा और फ्रांस। ये इसका जो है टॉप प्रोड्यूसर है। टॉप रिजर्व की बात की जाए तो इसका जो है डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों हमारे पास रिसोर्स जिसका नाम है डायमंड, हीरा, ठीक है। तो डायमंड है, डायमंड पता भारत इंपोर्ट करता है रूस से, और फिर दुनिया भर को सफाई कटाई करके डायमंड का सबसे बड़ा घर पता कहाँ पे है, सूरत, अहमदाबाद तरफ, ठीक है। तो गुजरात में जो आपको देखने को मिलेगा, कटाई बुनाई का काम सब वहीं होता है डायमंड का। दरअसल डायमंड दोस्तों महंगा नहीं होता है, डायमंड की जो कटाई होती है उसके बाद जो उसकी जैसे क्या होता है जौहरी, तो डायमंड को एकदम काट फोड़ करके जो बढ़िया उसको आकार दे देता है। तो सिर्फ डायमंड की कीमत नहीं, जैसे मान लो आप हीरा हो, ठीक है, आप हीरा हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो जौहरी है ना वो आपकी कीमत बढ़ाएगा आपकी कटाई बुनाई करके। तो इसमें फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिजिक्स का फिनोमेना होता है जिसके कारण ये बस ये चमकता है। इसकी शाइनिंग पता कटाई से होती है, कटाई में जो है फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना होता है, क्लास 12 में पढ़ा होगा, वो इसमें होता है। तो लाइट इसके बाहर निकल ही नहीं पाती, इसलिए बहुत चमचमाता है, ठीक है, डायमंड। तो डायमंड कहाँ कहाँ पाया जाता है तो आप देख सकते हो। डायमंड दोस्तों आपको मिलेगा रसिया में, देखो रसिया में मिल रहा है, बोत्सवाना मिलेगा, नीचे बोत्सवाना है, अंगोला में मिलेगा, ठीक है, अंगोला मिल रहा है, डीआरसी में मिलेगा, ठीक है, डीआरसी मिलेगा, साउथ अफ्रीका मिलेगा। तो ये दोस्तों डायमंड के प्रोड्यूसर आप लिख लो। उसके बाद इसका टॉप रिजर्व कहाँ पे है, टॉप रिजर्व इसका है रसिया में, बोत्सवाना में, डीआरसी में, अंगोला में, ठीक है। तो ये आपके हो गए टॉप रिजर्व, टॉप प्रोड्यूसर। अब दोस्तों हम आ जाते हैं एनर्जी रिसोर्स के ऊपर। कौन से एनर्जी रिसोर्स, तो पहला हमारा एनर्जी रिसोर्स है उसका दोस्तों नाम है, सबसे पहले हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर अब आ जाओ, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, तो उसकी अब हम बात कर लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो देखिए सबसे पहले है कोल, कोयला जिसको कहते हो, ठीक है। तो कोयला, कोल, तो कोल आपको पता है दोस्तों, कोल जो है भारत में नहीं पूरी दुनिया में कोल 4 प्रकार का होता है, ठीक। कोयला की अब उपयोगिता बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें कोल आता है, ठीक है। और इसकी बहुत डिमांड होती है पूरी दुनिया में कोल की। कोल दोस्तों 4 प्रकार का आता है, सबसे अच्छा क्वालिटी होता है एंथ्रेसाइट का जिसमें 86 से 97% कार्बन कंटेंट होता है। दूसरे नंबर पे कोल की क्वालिटी होती है बिटुमिनस जिसमें 45 से 86% कार्बन होता है। तीसरी क्वालिटी होती है सब बिटुमिनस जिसमें 35 से लेकर 45% कार्बन होता है। चौथी क्वालिटी होती है और सबसे घटिया क्वालिटी होती है लिग्नाइट जिसको ब्राउन कोल कहते हैं, इसमें 25 से लेकर 35% कार्बन होता है। हालांकि अब कोल गैसिफिकेशन एक टेक्निक आ चुकी है जिससे भारत जो अपना वेस्टेज कोल है, भारत के पास बहुत बेकार क्वालिटी का कोल है, तो इससे भारत जो है उसको जो है कोल गैसिफिकेशन से एनर्जी बना सकता है, ठीक है। तो हालांकि वो अलग प्रोसेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे, अभी अब इतना समझ लो। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी, दूसरे नंबर पर बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर सब बिटुमिनस, चौथे नंबर पर लिग्नाइट,
ठीक है। तो कोल जो है वो कहाँ पाया जाता है? कोल के दोस्तों टॉप जो प्रोड्यूसर हैं, नहीं लीडिंग जो प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमिंग कंट्री हैं वर्ल्ड के 2024 के, तो 20 ये दोस्तों रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स की ईयर बुक आती है 2025 की, उसके रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन दोस्तों कोल का सबसे दुनिया में मैं आपको बता दूँ कौन करता है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे इंडोनेशिया है, और नंबर 4 पे यूएस है, नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया है। ये सब कोल के प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर हैं, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स ईयर बुक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार डाटा है, ठीक है। अब दोस्तों मेजर कोल फील्ड की अगर बात करें वर्ल्ड की, मेजर कोल फील्ड कहाँ है, तो मेजर कोल फील्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ कहाँ पे इसकी कोल फील्ड है, ठीक है। बताएं क्या? तो मैं इसे बता दे रहा हूँ, आप जो है उसको चाहो तो लिख लियो, ठीक है। तो सबसे पहले चाइना में बात करते हैं, ठीक है। तो कोल फील्ड की जो है बात कर रहे हैं। अब हम एक एक करके तो है, सबसे पहले मैं आपको कोल फील्ड बताता हूँ पूरी दुनिया में कोयला की फील्ड है कहाँ। इंडिया की बात कर लो, इंडिया में, इंडिया की लिख लो, देखो बोकारो, इंडिया में देखो बोकारो, जरिया, कर्णपुरा, नेवेली, नेवेली की स्पेलिंग लिख लो, नेवेली की स्पेलिंग ये है, ठीक है। तो इंडिया की ये जगह मैं बता रहा हूँ जहाँ से कोल निकलता है, नेवेली, ठीक है, नेवेली, ठीक है। कोरबा, ये अगली जगह है कोरबा, रानीगंज, और उसकी अगली जगह है सिंगरेनी, सिंगरेनी, ठीक है, सिंगरेनी, सिंगरौली, तालचर। तो ये सब जगह जो है इंडिया की हैं जहाँ से कोयला निकलता है, ठीक है। तो इंडिया की बस जान लो, इंडिया की मैंने जगह क्या बताई, बोकारो, जरिया, कर्णपुरा, नेवेली, नेवेली, कोरबा, रानीगंज, सिंगरेजी, सिंगरेरी। तो इंडिया की जगह आपको पता चली, एक बार फिर सुन लो, बोकारो, जरिया, कर्णपुरा, नेवेली, कोरबा, रानीगंज, सिंगरेनी, सिंगरेनी की स्पेलिंग देख लो, सिंगरेनी, ठीक है। तो सिंगरेनी, सिंगरेनी के बाद जो है, सिंगरेनी के बाद देखो कोयला बना भी है सिंगरेनी, उसके बाद सिंगरौली, सिंगरौली हो गया, ठीक है। सिंगरौली के बाद हो गया तुम्हारा तालचर, तालचर। अच्छा एक चीज़ आपने देखी कि ये सब जो है नीचे जो डीकेन वाली प्लेट थी ना वो टकरानी थी ना, तो इसलिए सब बीच में ही सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर आपको देखोगे छत्तीसगढ़ उड़ीसा तरफ ही सब मिल रहा है। इसके पीछे कारण है दोस्तों टकरानी है, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे क्यों वहाँ पे सब मिलता है, प्लेट टकरानी है ना इसीलिए वहाँ पे सब बना है। फिर दोस्तों मैंने आपको बता दिया इंडिया में कोल कहाँ कहाँ मिलता है। दोस्तों क्रूड ऑयल की बात कर लो, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल आपको पता है दोस्तों पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल जब भी बेचा जाता है तो बैरल बैरल में बेचा जाता है। एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर, ठीक है। तो क्रूड ऑयल कच्चा मटेरियल होता है, भारत में फिर आता है, फिर इसकी रिफाइनिंग होती है, फिर उसका जो है क्रूड ऑयल से दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल आपको पता होना चाहिए, दुनिया से जो इंपोर्ट किया जाता है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, फिर उसकी रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, फिर उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, और नेचुरल गैस हो गई, ये सब उसी के बाई प्रोडक्ट होते हैं क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, दरअसल बहुत सारे टेम्परेचर निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो क्रूड ऑयल से टेम्परेचर निर्धारित होते हैं, क्रूड ऑयल बाई प्रोडक्ट्स, तो अभी देखो पता चल जाएगा। क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, मोम जो होता है ना, बैक्स वगैरह, वो सब इसी से निकलता है, ठीक है। तो इसका एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे ये सब निकाले जाते हैं, ठीक है। देखो ये टेम्परेचर आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्रूड ऑयल से इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं। देखो ये टेम्परेचर आपके सामने है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे करोगे तो पेट्रोलियम गैस निकलेगी, 25 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में गैसोलीन निकलेगी, 60 से 180 डिग्री के बीच में नैप्था निकलेगा, 180 से 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में पैराफिन निकलेगा, 220 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में डीजल निकलेगा, 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्यूल ऑयल निकलेगा, 300 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, 350 डिग्री सेल्सियस के बाहर आपको निकलेगा क्या, बिटुमेन, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया क्रूड ऑयल का दोस्तों दुनिया में कौन प्रोडक्शन करता है, तो इसकी भी एक रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की जाती है। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स ईयर बुक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार क्रूड ऑयल में नंबर 1 पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पे है रसिया, चौथे नंबर पे है कनाडा, पाँचवें नंबर पे है चाइना, ठीक है। तो इनके पास ये
अब मुझे पता नहीं, मेरा जो है वीडियो रुक गया था, पता नहीं किस समय रुका है, मुझे ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो एक बार जो है मैं रिवाइज कर देता हूँ, मुझे नहीं पता है कब वीडियो मेरा रुक गया था। ठीक है, ऑडियो मेरी रुक गई थी, आई थिंक नहीं आई होगी, तो एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था कोल के बारे में। कोल मैंने बताया था कि एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, बिटुमिनस दूसरे नंबर पे आता है, सब बिटुमिनस तीसरे नंबर पे आता है, लिग्नाइट चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी के हिसाब से कोल 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा, बिटुमिनस दूसरा नंबर पे, सब बिटुमिनस तीसरे नंबर पे सबसे अच्छा होता है, चौथे नंबर सबसे बेकार होता है लिग्नाइट, जिसको ब्राउन कोल कहते हो। दोस्तों कोल प्रोड्यूसर जो कंट्री है, नंबर 1 पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे यूएस, 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये मैंने कंट्री बताया आपको जो कोल प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग कंट्री हैं वर्ल्ड के 2024 के। ये डेटा कहाँ से लिया है? तो वर्ल्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स का डेटा है 2025 की ईयर बुक का। तो कोल के बता दिया, कोल इंडिया में कहाँ पे होता है? तो बोकारो, जरिया, करणपुरा, नेवैली, कोरबा, रानीगंज, सिंगरेनी, सिंगरौली, तालचर। ठीक है, तो इंडिया के ये जगह हैं जहाँ पे कोल होता है। ठीक है, अगला मैं बात करूँ तो लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री मैंने आपको बताया, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल आपको पता है कि बैरल में बेचा जाता है। क्रूड ऑयल से डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं क्रूड ऑयल से। ठीक है, क्रूड ऑयल के जो है बाई प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, जैसे ही आपके सामने मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं कहाँ पे ऑडियो रुक गया था, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्रूड ऑयल आप देख लीजिए। ठीक है, पेट्रोलियम गैस है, गैसोलीन, नैप्था, पैराफिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंटिंग ऑयल, बिटुमेन, ये सब क्रूड ऑयल से ही निकलता है। इनके डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, उस पर इसको निकाला जाता है। तो क्रूड ऑयल में नंबर 1 पे यूएस है, दूसरे नंबर सऊदी अरेबिया है, तीसरे नंबर पर रसिया है, चौथे पे कनाडा है, 5वें पे चाइना है। ये रिपोर्ट कब की है? 2023 का दोस्तों, ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ 2023 का है, लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड 2023। और ये रिपोर्ट कब आई है? वर्ल्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, ईयर बुक 2025 की। ठीक है, ऑनशोर ऑफशोर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑनशोर डिपॉजिट वो ऑयल रिजर्वायर होते हैं जो लैंड के नीचे होते हैं, ऑफशोर वो होते हैं जो सीबेड के नीचे होते हैं। नेचुरल गैस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कौन करता है? तो नेचुरल गैस में प्रोडक्शन में दोस्तों मैं बताऊँ तो यूएस है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रसिया है, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे ईरान, नंबर 5 पे कनाडा है। ये कब का डेटा है? ये दोस्तों 2023 का डेटा है, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब आई है? यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका हो गया। अगला दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँगा जो आपको नहीं पता होगा कि कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं। कन्वेंशनल दोस्तों वे होते हैं जो बहुत समय से, लंबे समय से यूज में रहे हैं और उनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है। कन्वेंशनल का मतलब बहुत लंबे समय से यूज में रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है। नॉन रिन्यूएबल कौन होते हैं? नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो निश्चित मात्रा में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो कोल और पेट्रोलियम जो है वो दोनों ही कैसे हैं? कन्वेंशनल हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स हैं। जबकि जो हाइडल एनर्जी है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन रिन्यूएबल है। हाइडल एनर्जी कैसी है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन रिन्यूएबल है। उसी प्रकार से जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है क्योंकि बहुत लंबे समय से यूज में तो रही नहीं है, और नॉन रिन्यूएबल है। जब मटेरियल उसका ख़त्म हो जाएगा न्यूक्लियर का, सीधी बात ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसी होती है? नॉन कन्वेंशनल होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है, जो मैं अभी बोल गया हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, दोबारा बताया हूँ मुझे। सेल ऑयल और सेल गैस क्या होती है? सेल ऑयल सेल गैस दोस्तों होते हैं, सेल ऑयल और सेल गैस क्या होते हैं? सेल ऑयल सेल गैस दोस्तों वो होते हैं, इनको टाइट ऑयल या टाइट गैस कह दो। सेल का मतलब टाइट। सेल ऑयल और सेल गैस क्या होते हैं? जो दोस्तों जो है जिनको आसानी से नहीं निकाला जाता है, उनको ड्रिलिंग करके, ठीक है, ड्रिलिंग करके निकाला जाता है, फ्रैक्चर करके ज़मीन के निकाला जाता है, रॉक के चट्टानों के अंदर ट्रैप होते हैं। ठीक है, तो सेल ऑयल ये सेल गैस होते हैं, इनको कुओं से नहीं निकाला जाता है। ठीक है, सेल ऑयल और सेल गैस, ठीक है, ट्रैप होते हैं चट्टानों के अंदर, उनको जो है ऐसे ड्रिलिंग करके, फ्रैक्चर करके अंदर चट्टानों के पानी नहीं डाल के जो है इसको गैस को या तेल को बाहर लाया जाता है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चर करके। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो न्यूक्लियर एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी ग्लोबली अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूँ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी आप देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों जो है थर्मल पावर प्लांट इसके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उससे जो है न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये पहले नहीं था, बहुत लंबे समय से, इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी हमेशा से नहीं थी, ये बहुत बाद में आई है न्यूक्लियर पावर। ठीक है, इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से प्राप्त किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है, तो इसका पावर प्लांट आप देख सकते हो, कुछ ऐसे कुछ यूँ होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी आप समझ गए। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के दोस्तों प्रोड्यूसर दुनिया में कौन है? नंबर 1 पे यूएस है जिसके पास 94 रिएक्टर है, चाइना के पास 57 रिएक्टर है,
फ्रांस के पास 57 रिएक्टर हैं। तो यूएस, चाइना, फ्रांस इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको बात। भारत दोस्तों कह रहा है कि 100 गीगावाट बना लेंगे 2047 तक। कैसे बना लोगे, अभी तो तुम उसका 10% भी नहीं कंप्लीट किए हुए हो, ठीक है। तो भारत ने ऐसा कहा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर एनर्जी से दोस्तों बहुत सारे डेंजर भी एसोसिएटेड होते हैं। जैसे 2 डेंजर हो चुके हैं दुनिया में। एक चेरनोबिल का दोस्तों हादसा था, बहुत दर्द विदारक है। ये यूक्रेन में है चेरनोबिल। 1986 में क्या हुआ था चेरनोबिल में दोस्तों, ऐसा डिजास्टर आया था, मतलब क्या ही बताया जाए, 1986 का। फिर दोस्तों दूसरा एक डिजास्टर था फुकुशिमा, ये 2011 में आया था फुकुशिमा। तो न्यूक्लियर दोस्तों एनर्जी बहुत खतरनाक होती है, बहुत होश में जो उसका यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों चेरनोबिल का डिजास्टर था, पूरा बर्बाद हो गया शहर का शहर, ठीक है। रेडिएशन वहाँ पे आज भी है, ठीक है। तो चेरनोबिल की घटना थी यूक्रेन की। और ये दोस्तों है किसका, फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। सोचो जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, अगर कोई देश उसमें मार दे बम, हम कहीं एक देश, पूरा समझ लो पूरी दुनिया जो है ना बम के उस पर बैठी हुई है। चाहो तो न्यूक्लियर एनर्जी का बम बनाने में यूज़ कर लो, चाहो तो उसका जो एनर्जी बनाने में यूज़ कर लो। पूरा दुनिया आग के ढेर पे बैठी हुई है, आग के बारूद पे, समझ रहे। तो ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये मैंने जितने भी चीज़ें आपको बताई थी अभी, ये सब क्या थे, ये सब थे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब मैं बता रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है मैं आपको बताऊँगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स ईयर बुक 2025 के हिसाब से, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 पे पता कौन है, नॉर्वे है। नॉर्वे नंबर 1 पे है रिन्यूएबल एनर्जी में। ये रिपोर्ट पता किसकी है, रिपोर्ट दोस्तों ईयर बुक 2025 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नॉर्वे नंबर 1 पे रिन्यूएबल एनर्जी में, नॉर्वे के बाद दोस्तों आता है डेनमार्क के बाद दोस्तों आता है रिन्यूएबल एनर्जी में ब्राज़ील के बाद दोस्तों आता है पुर्तगाल के बाद आता है न्यूजीलैंड। अब बहुत जल्दी दोस्तों भारत में इसमें जुड़ जाएगा, अभी नहीं है, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, इसे एकदम थोड़ी ना आ जाती है, ठीक है। तो ये 2025 की दोस्तों मैंने आपको वर्ल्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार से मैंने बताया रिन्यूएबल एनर्जी के जो टॉप, जो जिनके पास टॉप जो प्रोड्यूसर है वो नॉर्वे है, डेनमार्क है, ब्राज़ील है, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में आते क्या हैं दोस्तों, हाइड्रो पावर आती है, सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, बायोमास एनर्जी आती है, ठीक है, और टाइडल एनर्जी आती है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन भी आता है, ठीक है। ओशियन की जो वेव होती है ना उससे एनर्जी भी बनाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। वो क्या करता है कि जो वार्म सरफेस वाटर होता है, कोल्ड डीप सरफेस वाटर होता है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना उसको यूटिलाइज करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो इसको हम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं। तो आप समझ गए, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स मैंने आपको क्या बताया, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स में मैंने आपको बताया हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, स्प्रिंग, या मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी के लेक्चर में, टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये सब रिन्यूएबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एनर्जी को आपको यूपीएससी के लिए कैसे तैयार करना है। यूपीएससी के लिए दोस्तों एनर्जी को आप ऐसे तैयार कीजिए, जैसे अभी सोलर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जब भी दोस्तों एनर्जी से रिलेटेड भारत सरकार को नीति आयोग या कोई थिंक टैंक कोई रिपोर्ट जारी करे कि भारत में इतना पोटेंशियल है किसी भी चीज़ का, तो उसको मेंस के लिए रेडी कर लेना। भारत ने अगर कोई अचीवमेंट जारी किया हो किसी भी क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है, तो उसको याद कर लेना। भारत में जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मोटा मोटा याद कर लेना कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत से उतना ज़्यादा पूछा है नहीं अभी तक, ठीक है। प्रीलिम्स से पहले पूछता था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम जानोगे नहीं, तो ये चीज़ है। बाकी यूपीएससी हमेशा देखो जो है मॉडर्न रही है, आधुनिक रही है। वो पता क्या करेगी, वर्ल्ड में तो मिनरल चलो पूछ देगी, वर्ल्ड में मिनरल जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में अब वो पता क्या पूछेगी, अब वो मिनरल पुरानी थीम हो गई है, और वो पता क्या करेगी, जो डेटा सेंटर बनना है, जैसे अभी 2026 में क्या पूछा, सेमीकंडक्टर के जो इंडस्ट्री थी कहाँ कहाँ लगी, इसको लेकर के पूछा। तो जब मैं इंडिया की इकोनॉमी पढ़ाऊँगा आपको, इंडिया की जोग्राफिकल इकोनॉमी पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको इसकी बात करूँगा। यूपीएससी हमेशा याद रखिएगा मॉडर्न रही है, वो पुराने ठर्रों पे नहीं चलती है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर आते हैं, दुनिया का ज्ञान बटोरते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। अरे भैया वो पुराने जने कब का बाबा दब के ज़माने का बता रहे हैं। यूपीएससी बहुत मॉडर्न है, मैं आपको बता दूँ। वो अब मिनरल रिसोर्स वगैरह नहीं पूछती है ज़्यादा, ठीक है, वो एक नए तरीके से पूछती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरी कि यूपीएससी मॉडर्न है, आधुनिक है,
कोई भी एनर्जी के क्षेत्र में कोई काम हो रहा हो, आप उसको याद कीजिए, ठीक है, ये बात को याद रखिए। तो उसमें यूपीएससी मॉडर्न है, वो आधुनिक तरीके से पूछेगी। वर्ल्ड के लेवल पे एनर्जी के जो मिनरल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के लेवल पे मिनरल्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। नंबरिंग कोई ज़रूरत नहीं मैटर करती है कि नंबर 1 नंबर 2 कौन है, कोई ज़रूरत नहीं। इंडिया के लेवल पर आप जो है बेसिक आइडिया ले लें कि कहाँ पे कौन मिनरल पाया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।